अनमोल अपने वकील प्रदीप कुमार से मिलने जा ही रहा होता है, पर तभी अनमोल यशवर्धन को अपने दुकान की ओर आता हुआ देख आश्चर्यचकित हो उठता है। उसी वक्त यशवर्धन अनमोल के करीब आता है और उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, क्या हुआ अनमोल, मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गए, हाथ नहीं मिलाओगे अपने प्यारे दुश्मन से? मुस्कुराते हुए अनमोल भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर एक झटके से अनमोल अपना हाथ पीछे खींच लेता है। अनमोल की शरारत देखते हुए यशवर्धन हंसते हुए कहता है, यहाँ भी धोखेबाजी, हाथ मिलाना ही नहीं है तो आगे ही क्यों किया? अपना सर हिलाते हुए अनमोल मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुमसे हाथ मिलाने ही वाला था यशवर्धन, पर अचानक मैंने सोचा कि कल कोर्ट में जब तुम हार जाओगे तब मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगा। अनमोल की आंखों में विश्वास देखकर यशवर्धन उसे कहता है, ये जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है अनमोल, मुझे सबसे अच्छा लगता है। आज जो कुछ भी कोर्ट में हुए हैं उससे भी तुम्हारी हेकड़ी नहीं निकली। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अभी मेरे सामने घुटनों पर गिड़गिड़ा रहा होता, मुझसे रहम की भीख मांग रहा होता। खैर, तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने एक चीज दी थी तुम्हें, मेरी एक अमानत तुम्हारे पास रखी हुई है, याद है ना तुम्हें? या भूल गए उसके बारे में? यशवर्धन की बात सुनकर अनमोल उसे कहता है, अच्छे से याद है वो मुझे, तुम्हारे पापा का वो सिगार मैंने अच्छे से उठाकर रखा है, फिक्र मत करो, मैं उसे नहीं बेचूंगा। अनमोल की बात खत्म होते ही यशवर्धन उसे कहता है, बस यही तो मैं तुम्हें यहाँ याद दिलाने आया हूँ। जब कोर्ट में तुम केस हार जाओगे तो मैं वो सिगार तुमसे पैसे देकर खरीद लूंगा। पता नहीं मेरे भाई ने वो सिगार तुम्हें क्यों दिया था। अनमोल यशवर्धन की बातें गौर से सुन रहा होता है। यशवर्धन उसे कहने लगता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें वो सिगार वापस किया था। मुझे धोखेबाजों की कोई भी चीज मुफ्त लेने की आदत ही नहीं है। कल कोर्ट में आते हुए मेरे पापा का वो सिगार लेते हुए आना अनमोल, और वैसे भी कंगाल होने ही वाले हो, तुम्हें कुछ तो पैसे चाहिए होंगे, उस सिगार के बदले तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा मैं। यशवर्धन की बात सुनकर अनमोल ठहाका मारकर हंसने लगता है। अनमोल की हंसी सुनकर यशवर्धन मानो अचरज में पड़ जाता है। अचानक से अनमोल गंभीर होते हुए कहता है, तुम मुझे क्या पैसे दोगे यशवर्धन? कल कोर्ट में जब मैं जीतूंगा तो मैं तुम्हें वो सिगार मुफ्त में दे दूंगा। मेरे लिए पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है यशवर्धन, तेरी बेइज्जती मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है। और कल जब तू कोर्ट में हारेगा तब फिर से मैं तुझे तेरे पिता का सिगार मुफ्त में देकर तेरा घमंड चकनाचूर कर दूंगा। अनमोल की तेज तर्रार आवाज सुनकर यशवर्धन उसे हैरान होकर कहने लगता है, तुम्हें पता है अनमोल, मुझ में इतना घमंड क्यों है? क्योंकि मैं हमेशा सही रहा हूँ। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का माल नहीं खाया। पर तुम में किस बात का घमंड है? तुम्हारा बाप धोखेबाज था, तुम धोखेबाज हो, फिर तुम में किस चीज की अकड़ है? यशवर्धन के सवाल पर अनमोल उसे कहता है, ना मेरे पापा धोखेबाज थे और ना मैं। तुम्हारे साथ जिसने धोखेबाजी की थी वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मदन गुप्ता है। वो मदन गुप्ता ही था जिसने वो पेंटिंग बदली थी, जिसका इल्जाम बाद में मेरे पिता के सर पर आ गया। आज नहीं तो कल वो भी सच्चाई मैं तुम्हारे सामने लाकर ही रहूंगा। अनमोल की बात सुनकर यशवर्धन हंसने लगता है। हंसते हुए यशवर्धन अनमोल से कहता है, हर कमजोर इंसान अपने किए का टोकरा दूसरे के सिर पर फोड़ता है। कोई और नहीं मिला तो बेचारे मदन गुप्ता पर ही अपने किए का पाप उसके सर डाल रहे हो। तभी अनमोल यशवर्धन से कहता है, तुम बड़े कच्चे दिमाग के हो यशवर्धन, जाने अनजाने में तुमसे जो भूल हुई है उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अनमोल की बात खत्म होते ही यशवर्धन वहां से जाते हुए कहता है, खैर, जो बात मैं तुम्हें कहने आया था वो मैंने तुम्हें कह दी। मेरे पास तुम जैसों को मुंह लगाने का और वक्त नहीं है। मैं निकलता हूँ, कल कोर्ट में मिलते हैं। अनमोल के पास खड़ा यशवर्धन वहां से जाने लगता है। जैसे ही यशवर्धन अनमोल से बात कर कुछ कदम आगे बढ़ता है, तभी कुछ ही दूर से अपने हाथ जोड़े और सर झुकाए मदन गुप्ता यशवर्धन की ओर दौड़े चला आता है। यशवर्धन की ओर आते हुए मदन गुप्ता कहने लगता है, अरे यशवर्धन साहब, आप यहाँ? आपने तो इस इलाके में आकर इस इलाके की शोभा बढ़ा दी। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ आ रहे हो तो मैं यहाँ एक समारोह आयोजित करता आपकी शान में यश जी। मदन गुप्ता और अनमोल को देखते हुए यशवर्धन कहने लगता है, तुम्हारे बातों के लिए शुक्रिया मदन, पर मैं यहाँ सैर सपाटे के लिए नहीं, अपने एक खास प्यारे दुश्मन से मिलने आया था। अनमोल की ओर देखते हुए मदन गुप्ता कहता है, मुझे पता है यश जी कि वो आपका दुश्मन कौन है। मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ उसे और उसके परिवार को।
बड़े धोखेबाज लोग हैं सारे। मुझे आपके केस के बारे में पता है यश जी। मुझे पूरा यकीन है कि कल आप ही उस केस को जीतोगे। मदन गुप्ता की बात सुनकर यशवर्धन अपनी कार की ओर जाने लगता है। अपनी कार का दरवाजा खोलकर यशवर्धन खड़ा होता है और मदन गुप्ता से कहता है, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ मदन। पता है क्यों? मदन गुप्ता यशवर्धन की बात सुनकर अपना सर ना में हिलाता है। तभी यशवर्धन मदन गुप्ता से अपनी बात कहता है, मैं तुम्हारी इज्जत इसीलिए करता हूँ मदन, क्योंकि तुम एक ईमानदार इंसान हो और ईमानदार इंसान की मैं हमेशा कद्र करता हूँ, धोखेबाजों की नहीं। मेरे साथ पार्टी में चलोगे? हाथ जोड़े खड़ा मदन गुप्ता यशवर्धन से कहता है, क्यों नहीं यश जी, क्यों नहीं। आपके साथ पार्टी में जाना तो मेरे परम सौभाग्य की बात है। इतना कहकर मदन गुप्ता खुशी खुशी यशवर्धन की कार की ओर दौड़ा चला जाता है। इतराते हुए मदन गुप्ता यशवर्धन की कार में बैठकर बड़े शान से वहां से चला जाता है। मदन गुप्ता और यशवर्धन को साथ जाता हुआ देख अनमोल अपने आप से कहता है, तुम दोनों के दिन बड़े जल्द आने वाले हैं। कर्मों का फल जाया नहीं होता। इतना कहकर अनमोल भी वहां से सीधे अपने वकील प्रदीप कुमार से मिलने चला जाता है। रात के 8 बज रहे होते हैं। अनमोल अपने वकील प्रदीप कुमार के ऑफिस में आता है। ऑफिस पहुंचकर अनमोल देखता है कि प्रदीप कुमार किसी दूसरे केस की फाइल देखते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है, इस मर्डर केस पर अच्छे से ध्यान दो विवेक। हमसे कोई सबूत छूटना नहीं चाहिए। हमें कैसे भी करके हमारे क्लाइंट को बचाना ही होगा। प्रदीप कुमार के ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा अनमोल अंदर के लोगों की बातें बड़े गौर से सुन रहा होता है। उसी वक्त प्रदीप कुमार की नजर अनमोल पर पड़ती है। अनमोल को देखते हुए प्रदीप कुमार कहता है, ओ अनमोल, तुम कब आए? अनमोल से बात करते ही प्रदीप कुमार अपने असिस्टेंट को बाहर जाने का इशारा देता है। अपने बॉस का इशारा पाकर प्रदीप कुमार का असिस्टेंट उस ऑफिस के कमरे से बाहर चला जाता है। ऑफिस के कमरे के अंदर आते हुए अनमोल प्रदीप कुमार से कहता है, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो वकील साहब आप इस मर्डर केस की। बड़े गौर से सुन रहा था मैं आपकी बातें। अनमोल की बातें सुनकर प्रदीप कुमार मुस्कुराने लगता है। तभी अनमोल थोड़ा नाराज होते हुए कहता है, काश मेरे केस की भी तैयारी आपने इतने अच्छे से ही की होती, पर आपने तो अपने हाथ ही खड़े कर दिए। अब लगता है मुझे कोई और दूसरा वकील ढूंढना पड़ेगा। शायद आपको मेरे केस में दिलचस्पी ही नहीं है। अनमोल की बात सुनकर प्रदीप कुमार के कान खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत ही अनमोल से कहने लगता है, अरे नहीं नहीं अनमोल, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हारे केस में मुझे इंटरेस्ट नहीं है ऐसा किसने कहा? मेरे होते हुए तुम ये केस किसी और को दो, इसकी क्या जरूरत है? प्रदीप कुमार की बात खत्म होते ही अनमोल तेज आवाज में उससे पूछता है, अगर जरूरत नहीं है किसी और को मुझे ये केस देने की, तो मुझे ये बताओ कि हम ये केस जीतेंगे कैसे? अनमोल का गुस्सा देखकर प्रदीप कुमार अचरज में पड़ जाता है। तभी प्रदीप कुमार अनमोल से कहता है, मैंने तरकीब लगा ली है अनमोल। मैं कल कोर्ट में एक झूठा गवाह पेश करने वाला हूँ जो ये कहेगा कि उसने ही यशवर्धन को वो चेक बदलते हुए देखा है। इस केस को जीतने के लिए हमें बहुत सारे झूठे सबूत प्लांट करने होंगे अनमोल। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे केस में दिलचस्पी नहीं ले रहा हूँ। मैं पूरी तैयारी करके बैठा हूँ। तुम बस कल के दिन का इंतजार करो और देखो कि केस कैसे पासा बदलता है। प्रदीप कुमार की बात सुनकर अनमोल अपना सिर हिलाने लगता है और उसे कहता है, ठीक है वकील साहब, मैं आप पर फिर से एक बार भरोसा करता हूँ, पर इस बार मुझे निराश मत करना। कल कोर्ट में मिलते हैं। प्रदीप कुमार से बात कर अनमोल वहां से निकल जाता है। ऑफिस से बाहर निकलकर अनमोल अपने आप में सोचते हुए कहता है, इस प्रदीप कुमार पर ही मुझे पूरा निर्भर नहीं होना चाहिए। मुझे एक बार दूसरे वकील अनूप सिंह से भी मिलना चाहिए। देखता हूँ वो मेरे केस के बारे में क्या कहता है। अपने आप से बात कर अनमोल दूसरे वकील अनूप सिंह के ऑफिस की ओर निकल जाता है। अपने ऑफिस में बैठा प्रदीप कुमार अपनी खिड़की से अनमोल को जाते हुए देखता है। अनमोल को जाता हुआ देख प्रदीप कुमार एक गहरी सांस लेता है और टेबल पर रखे अपने फोन को उठाता है। फोन उठाकर प्रदीप कुमार यशवर्धन को कॉल लगाकर कहता है, नमस्कार यशवर्धन साहब, अभी वो अनमोल यहाँ आया था। मुझसे जानना चाहता था कि कल कोर्ट में कैसे वो केस में वापसी कर सकता है। मुझसे ये भी कह रहा था कि वो कोई दूसरा वकील देख लेगा, और मैंने भी उसे झूठा दिलासा देकर दूसरे वकील की ओर जाने से उसे रोक दिया है। अब आप यूं समझ लीजिए कि कल अनमोल का कोर्ट में हारना बिल्कुल तय है। प्रदीप कुमार की बात सुनकर यशवर्धन फोन पर हंसने लगता है। हंसते हुए प्रदीप कुमार से यशवर्धन कहता है, बहुत खूब प्रदीप, बहुत खूब, बहुत अच्छी चाल चली है तुमने। अनमोल कल केस हार जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या था। वो बस फिरता रह जाएगा और हम उसका सब कुछ छीन लेंगे।
वैसे मैं तुम्हें तुम्हारा दूसरा चेक जल्दी ही भेजने वाला हूँ। हंसते हुए यशवर्धन फोन कट कर देता है और तभी प्रदीप कुमार के भी चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ जाती है। क्या प्रदीप कुमार की सच्चाई पता चलेगी अनमोल को? क्या दूसरे वकील के पास जाकर अनमोल को मिलेगा कोई नया रास्ता? और क्या होगा अगले दिन कोर्ट में? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अपने वकील कुमार से मिलकर अनमोल सीधे दूसरे वकील अनूप सिंह से मिलने चला जाता है। अनमोल का दूसरे वकील से मिलना यह साफ दर्शाता है कि अनमोल अब इस केस को लेकर कितना चिंतित हो बैठा है। कुछ देर बाद अनमोल अनूप सिंह के ऑफिस पहुंच जाता है, जहां अनूप सिंह अपने कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। अनमोल अनूप सिंह के करीब जाते हुए उन्हें कहता है, हेलो सर, मैं अनमोल, आपसे मैंने कुछ देर पहले फोन पर बात की थी। अनमोल को देखते हुए अनूप सिंह कहता है, आओ अनमोल बैठो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अनमोल की कुर्सी पर बैठते ही अनूप सिंह उससे पूछता है, अपने केस के बारे में कहो अनमोल, मुझे उसकी सारी डिटेल्स बताओ। वकील के डिटेल्स पूछते ही अनमोल उन्हें अपने केस के बारे में सब कुछ बता देता है। अनमोल का केस सुनकर अनूप सिंह स्तब्ध रह जाता है और एक गहरी सोच में चला जाता है। अनूप सिंह को यूं सोचता हुआ देख अनमोल उसे पूछता है, क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हो आप? प्लीज मुझे बताइए कि क्या ये केस मैं जीत सकता हूँ? मैं उस यशवर्धन से जीतने के लिए करोड़ों खर्च कर सकता हूँ। अपना सर हिलाते हुए अनूप सिंह अनमोल से कहता है, मैंने तुम्हारी सारी बात गौर से सुनी अनमोल। यशवर्धन से तुम्हारी निजी दुश्मनी और कोर्ट का केस सब। तुम्हारा वकील, क्या नाम बताया तुमने उसका? प्रदीप कुमार। बहुत अच्छे से जानता हूं मैं उसे। प्रदीप कुमार इस केस पर काफी अच्छे से तैयारी कर सकता था और कोर्ट के सामने कुछ अच्छी दलीलें भी रख सकता था, पर पता नहीं उसने ऐसा क्यों नहीं किया। वकील की बात सुनकर अनमोल उसे कहता है, सर, अगर आप जीत की गारंटी लेते हो तो क्या आप मेरा केस लड़ेंगे? अपनी जगह से उठते हुए अनूप सिंह अनमोल से कहता है, सॉरी अनमोल, मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता। अगर तुम मेरे पास पहले आते तो शायद मैं कुछ कर पाता, पर अब तो लगता है कि बात हाथ से निकल गई है। अब तुम्हारे वकील ने कुछ नई तैयारी की होगी तो ही तुम बच सकते हो, पर इतने कम समय में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा अनमोल। अनूप सिंह की बात को समझते हुए अनमोल कहता है, मैं समझ गया अनूप जी, जो आप मुझसे कहना चाहते हो। ठीक है, तो फिर मैं अभी निकलता हूँ। अनमोल अपनी जगह से उठकर बाहर की ओर जाने लगता है। तभी अनूप सिंह आवाज लगाते हुए अनमोल से कहता है, रुको अनमोल। वकील की आवाज सुनकर अनमोल रुक जाता है और पीछे मुड़कर उनसे पूछता है, क्या हुआ वकील साहब, कुछ कहना है आपको मुझसे? अनमोल के करीब आते हुए अनूप सिंह उसे कहता है, तुमसे एक बात कहनी थी अनमोल। मैं समझ चुका हूं कि ये केस तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक कोर्ट का केस ही नहीं, बल्कि अपने पिता की इज्जत की लड़ाई भी है। लेकिन तुम्हारी अपनी इस जाति रंजिश से किसी को लेना देना नहीं है। अनूप सिंह की बात सुनकर अनमोल अचरज में पड़ जाता है। हैरान होते हुए अनमोल उससे पूछता है, आप कहना क्या चाहते हो अनूप जी? साफ साफ कहिए। अनमोल के कंधे पर हाथ रखते हुए अनूप सिंह उससे कहता है, तुम्हारा वकील कोर्ट में चाहता तो काफी सारी दलीलें पेश कर सकता था, पर पता नहीं उसने ऐसा क्यों नहीं किया। ये भी हो सकता है शायद उसने यशवर्धन से पैसे खाए हो। अनूप सिंह की बात सुनकर मानो अनमोल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दंग होकर अनमोल अनूप सिंह से कहता है, ये आप क्या कह रहे हो अनूप जी? प्रदीप कुमार ऐसा क्यों करेगा? वो तो शहर के नामी गिरामी वकीलों में से एक है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुस्कुराते हुए अनूप सिंह अनमोल से कहता है, पैसों के आगे सब झुक जाते हैं अनमोल, और यशवर्धन जैसा इंसान जिससे तुम्हारी निजी दुश्मनी है, वो इस केस को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम नहीं जानते हो अनमोल इन अमीर लोगों को। वो ऐसे ही अमीर नहीं बनते। जहां हम सोचना खत्म करते हैं वहां वो सोचना शुरू करते हैं। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बस तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करना। अनूप सिंह की बात सुनकर अनमोल काफी सहम जाता है। सहमा हुआ अनमोल अनूप सिंह के ऑफिस से बाहर निकल जाता है। अनूप सिंह की बातों से डरा हुआ अनमोल सड़क पर अपनी कार के पास आकर खड़ा हो जाता है। कार के पास खड़ा होकर अनमोल सोचते हुए अपने आप से कहता है, नहीं नहीं, प्रदीप कुमार मेरे साथ धोखेबाजी नहीं कर सकता, और अभी तो मैं उससे मिलकर आया हूँ। उसने मुझे जीत का भी आश्वासन दिया है। अभी मेरे पास उस प्रदीप कुमार के ऊपर भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन अगर अनूप सिंह की बात सही निकली तो?
असमंजस में पड़ा अनमोल केस के बारे में सोचते हुए चिल्लाकर कहता है, ओ मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। हे भगवान, तू ही कोई चमत्कार दिखा। मेरी उलझन अब तू ही सुलझा सकता है। अब जो कुछ भी है सब तेरे हाथ में ही है। ऊपर वाले से प्रार्थना करते ही वहां पर तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश के होते ही अनमोल तुरंत अपनी कार में बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है। रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। जोया के अब्बू अकबर अली अकेले में बैठे बड़ी फुर्सत में गजल सुन रहे होते हैं। देखते ही देख उनका सुकून परेशानी में तब्दील हो जाता है जब उनके फोन की घंटी बज उठती है। अकबर अली अपने बजते हुए फोन को देखकर डर रहे होते हैं। कांपते हुए हाथों से जैसे तैसे कर अकबर अली अपना फोन उठाते हैं। फोन उठाकर अकबर अली एक धीमी आवाज में पूछते हैं, हेलो, कौन? तभी सामने से अकबर अली को एक आवाज सुनाई देती है, हेलो, नहीं पहचाना मुझे? उस आवाज को सुनकर अकबर अली सहम जाते हैं। तभी फोन पर बात कर रहा शख्स कहता है, पहले तो भी तू मेरा फोन उठाया करता था अकबर, और आजकल तो तू मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। लगता है तुझे तेरी जिंदगी से प्यार नहीं रहा। घबराते हुए अकबर अली उस आदमी को फोन पर कहते हैं, मैंने कहा ना तुमसे कि अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अकबर अली की बात सुनकर वो शख्स हंसते हुए फोन पर कहता है, तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो हमारे पास लेने के लिए तेरी जान है। मुझे मेरा वो एंटीक चाहिए ही चाहिए, समझा? अगर तूने वो एंटीक मुझे नहीं दिया तो सबसे पहले जाएगी तेरी बेटी जोया और फिर उसके बाद हबीबा। उस शख्स की बात सुनकर अकबर अली घबराते हुए कहते हैं, मेरे परिवार से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हंसते हुए वो शख्स अकबर अली से कहता है, धमकी दे रहे हो मुझे? क्या करोगे अकबर? पुलिस के पास जाओगे? शौक से जाओ। अगर एक बार ये गलती तुमने कर दी तो तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा और इसे मेरी धमकी मत समझना। अगर अपने परिवार को सही सलामत देखना चाहते हो तो मेरा एंटीक मुझे दे दो, समझे? फोन पर बात कर रहे शख्स से अकबर अली चिल्लाकर कहते हैं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जो पैसे रहीम ने तुमसे लिए वो मुझ तक नहीं पहुंचे हैं और ना ही वो पैसे रहीम के अकाउंट में हैं। मुझे तो उस एंटीक के बारे में भी नहीं पता है कि वो कहाँ है। अकबर अली की बात सुनकर वो शख्स फोन पर धमकी देते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी चीज चाहिए ही चाहिए। अब सिर्फ 20 दिनों की मोहलत देता हूँ तुझे, उससे ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। अगर 20 दिन के अंदर तूने मेरा हिसाब चुकता नहीं किया तो मैं तेरा और तेरे परिवार का हिसाब हमेशा के लिए चुकता कर दूंगा। ये मैं कसम खाकर कहता हूँ। याद रख अकबर, 20 दिन बाद तुझे कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ मेरी चीज मिलने पर ही तू बच सकता है। इतना कहकर वो शख्स फोन रख देता है। उस शख्स के फोन रखते ही अकबर अली घबराहट के मारे गहरी सांस लेने लगते हैं और पास से जग उठाकर पानी पीते हैं। जैसे ही अकबर अली पानी पीकर मुड़ता है तभी वो अपने सामने जोया को खड़ी पाता है। जोया को ताज्जुब भरी नजरों से देखते हुए अकबर अली कहते हैं, अरे जोया, आप यहाँ? आप कब आई? अपने पिता की घबराहट देखकर जोया उससे पूछती है, हमारी छोड़िए अब्बू, आपको क्या हुआ? आप इतने हाफ क्यों रहे हैं? कोई परेशानी है क्या? अपना सर हिलाते हुए अकबर अली जोया से कहते हैं, अरे कुछ नहीं जोया, बस कमरे में टहल रहे थे ना, इसलिए थोड़ा थक गए हैं। आप जाइए और अपने कमरे में जाकर सो जाइए। अपने अब्बू की आंखों में देखते हुए जोया उनसे कहती है, इतनी बार कहा है अब्बू आपसे कि हमसे झूठ मत कहिए, जो भी आपकी परेशानी है वो हमसे कहिए। दरवाजे पर खड़े होकर कब से आपकी बातें सुन रहे थे हम। उन काला बाजारियों का कॉल था ना, वो अपना एंटीक मांग रहे थे ना आपसे। कोई बात नहीं अब्बू, कुछ ही दिन में वो एंटीक हमें मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। जोया को देखते हुए अकबर अली घबराते हुए कहते हैं, वो लोग हम सबको मारने की धमकी दे रहे थे बेटा। 20 दिन की मोहलत दी है मुझे डर लग रहा है कि अगर वो एंटीक हमें नहीं मिला तो। दिलासा देते हुए जोया अपने अब्बू से कहती है, आप फिक्र ना करें अब्बू, हमें पता लग चुका है कि वो एंटीक किसके पास है। जल्द ही हमें वो एंटीक मिल जाएगा। जोया की बात सुनकर अकबर अली उसे हैरान भरी नजरों से देख रहे होते हैं। तभी जोया उन्हें आश्वासन देते हुए कहती है, आप फिक्र मत कीजिए अब्बू, आपकी उलझन हम सुलझा कर ही रहेंगे। जब तक हम वो एंटीक ढूंढ नहीं लेते हम चैन से नहीं बैठने वाले। 20 दिन के अंदर वो एंटीक हम आपको लाकर ही देंगे अब्बू, ये हमारा वादा है आपसे।
अपने अब्बू को शांत बिठाकर और उन्हें दिलासा देकर जोया वहां से चली जाती है। अपने अब्बू के कमरे से निकलकर जोया सोचते हुए अपने आप से कहती है, कैसे भी करके मुझे वो एंटीक 20 दिन के अंदर ढूंढना ही होगा। एक काम करती हूँ, कल सलीम भाई से खुद जाकर मिलती हूँ, देखती हूँ कि वो मुझे क्या कहते हैं। सलीम से मिलने का विचार कर जोया अपने कमरे में सोने चली जाती है। क्या 20 दिन के अंदर जोया को मिल जाएगा वो सुनहरे मेंढक का एंटीक? कैसे पहुंचेंगे जोया और अनमोल असगर तक, और कैसे दर्ज करेगा अनमोल अपनी कोर्ट में जीत? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अगली सुबह जोया होटल। दोस्तों अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। वह जोया होटल में बैठी वक्त देखते हुए कहती है, 10 बज रहे हैं। सलीम भाई को कॉल कर मैंने जल्दी आने के लिए कहा था, पता नहीं अभी तक वो आए क्यों नहीं। उसी वक्त जोया की नजर सामने से आ रहे सलीम पर जाती है। सलीम जोया के पास आता है और बैठते हुए कहता है, सॉरी जोया, आने में थोड़ी देरी हो गई। वो कल एक केस में बिजी था, इसीलिए रात को देरी से सोना पड़ा, इसीलिए आने में देरी हो गई। बोल जोया, क्या बात करनी थी तुझे मुझसे? निराशा भरी आवाज में जोया सलीम से कहती है, सलीम भाई, मुझे वो एंटीक चाहिए जो असगर के पास है, और असगर का कोई पता नहीं चल रहा। मुझे आपसे जानना है कि कब तक आप उस असगर का पता लगा पाओगे, क्योंकि वो एंटीक के काला बाजारी मेरे अब्बू को हर रोज जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर मैं उन्हें वो एंटीक नहीं दे पाई तो वो मेरे अब्बू के साथ पता नहीं क्या करेंगे। तभी सोचते हुए जोया सलीम से कहती है, क्या हम एक काम कर सकते हैं सलीम भाई? जिससे भी रहीम चाचा ने वो एंटीक लिया था, मैं उसे मिलने के लिए बुलाती हूँ, ये कहकर कि मुझे वो एंटीक मिल चुका है। फिर आप वहाँ आना और जो शख्स मेरे अब्बू के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है उसे आप पकड़ लेना। मुस्कुराते हुए सलीम जोया से कहता है, अगर इतना ही आसान होता उन लोगों से अपनी जान छुड़ाना तो मैं तुझे ये तरकीब पहले नहीं बता दिया होता जोया। इन माफिया के लोगों की नजर में ऐसे ही नहीं आना चाहिए जोया, और इन लोगों का नेटवर्क काफी बड़ा होता है। अगर हम एक इंसान को पकड़ेंगे तो दूसरा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। एक छोटी सी गलती तेरे पूरे परिवार के लिए घातक साबित हो सकती है। इन लोगों को पकड़ने के लिए मैं तेरे और तेरे परिवार के जान के साथ नहीं खेल सकता। खैर, तेरी परेशानी का एक ही इलाज है, और वो है नायडू का एंटीक। वो एंटीक हम जल्द ही ढूंढ लेंगे और तेरे अब्बू की मुसीबत दूर कर देंगे। एक बार तू उन लोगों से अपनी जान छुड़ा ले, फिर मैं उन्हें भी देख लूंगा। सलीम की बात खत्म होते ही जोया कहती है, लेकिन बात वहीं आकर रुक जाती है सलीम भाई, कि ये असगर आखिर कब पकड़ा जाएगा? जोया को आश्वासन देते हुए सलीम उसे कहता है, असगर मेरे हाथ जल्द लग जाएगा जोया। मैंने कल अनमोल से भी इस बारे में बात की थी। अनमोल ने तुझे बताया नहीं? सलीम के सवाल पर जोया उसे कहती है, अपनी परेशानी में आजकल इतनी उलझी हुई हूँ सलीम भाई कि आजकल अनमोल से बात ही नहीं हो रही है मेरी। जोया की बात सुनकर सलीम ताज्जुब करते हुए कहता है, क्या कहा तूने? कि अनमोल से तेरी बात नहीं हो रही है? तुम दोनों तो मानो एक दूसरे के लिए बने हो, फिर क्यों बात नहीं कर रहे हो तुम लोग? सलीम की बात पर जोया कहती है, एक दूसरे के लिए हम थोड़ी ना बने हैं, उसकी गर्लफ्रेंड बनी है उसके लिए। मैं तो उसकी बस एक अच्छी दोस्त हूँ और कुछ नहीं। अपना गला साफ करते हुए सलीम जोया से कहता है, वैसे तुम दोनों की पर्सनल लाइफ से मुझे कुछ लेना देना है नहीं, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम लोग एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे? और इस वक्त तो अनमोल को तेरी ज्यादा जरूरत है, पता है ना तुझे? सलीम की बात खत्म होते ही जोया तुरंत उससे पूछती है, अनमोल को मेरी जरूरत? कोई परेशानी है क्या उसे? तभी सलीम जोया से कहता है, यशवर्धन ने जो अनमोल पर केस डाला था वो अनमोल के हाथ से निकलता जा रहा है। आज उस केस की आखिरी सुनवाई है, तो एक काम क्यों नहीं करती? अगर तू फ्री है तो आज अनमोल से जाकर मिला, तुझे देखकर उसे हौसला मिलेगा। जोया से अपनी बात कहकर सलीम घड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, चल जोया, मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना है। तेरे घर के रास्ते से ही जा रहा हूँ, तुझे वहां तक छोड़ते हुए चलता हूँ। मना करते हुए जोया सलीम से कहती है, नहीं सलीम भाई, आप जाइए, मैं अभी अपने घर नहीं अनमोल से मिलने उसके घर जाती हूँ। जोया की बात सुनकर सलीम अपना सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। सुबह के करीब 11 बज रहे होते हैं। अपने घर के हॉल में बैठे राघवेंद्र काफी परेशान लग रहे होते हैं। घड़ी में बीत रहे एक एक सेकंड को देखते हुए मानो राघवेंद्र की भी सांसें तेजी से चल रही होती हैं। अचानक से राघवेंद्र के दिमाग में काफी सारे सवाल उमड़ रहे होते हैं।
अपने मन में राघवेंद्र अपने आप से बातें करते हुए कहने लगता है, अगर आज यशवर्धन कोर्ट में जीत गया तो फिर से मेरी बेइज्जती होगी, सारा समाज मुझ पर हंसेगा। कल जो कोर्ट में हुआ है उसके बाद तो मुझे जीत के आसार ही नहीं लग रहे हैं। राघवेंद्र के मन के ख्याल उन्हें विचलित कर रहे होते हैं। टेंशन के मारे उनके शरीर से पसीना बहने लगता है। ठीक उसी वक्त चंदा रसोई से बाहर आते हुए राघवेंद्र से पूछने लगती है, सुनिए, अभी नाश्ता लगा दूं आपका या बाद में खाओगे आप? तभी चंदा की नजर बेचैन हो रहे राघवेंद्र की ओर जाती है। राघवेंद्र के माथे के पसीना को देखते हुए चंदा तुरंत उनकी ओर दौड़ती है और माथे पर हाथ लगाते हुए कहती है, ये आपका शरीर इतना ठंडा क्यों हो गया है? इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? घबराते हुए चंदा अनमोल और कुंदन को आवाज लगाने लगती है, कुंदन, अनमोल, बाहर आओ। अपनी माँ की पुकार सुनकर कुंदन और अनमोल तेजी से बाहर दौड़े चले आते हैं। चंदा को पुकारता हुआ देख राघवेंद्र हांफते हुए उनसे कहते हैं, अरे क्यों पुकार रही है तू चंदा? एकदम ठीक हूं मैं। कुड़कुड़ाते हुए चंदा राघवेंद्र से कहती है, अरे क्या ठीक हो आप? देखिए शरीर कितना ठंडा हो गया है आपका, और पसीने देखो कितना छूट रहा है। जरूर कोर्ट के केस को लेकर परेशान हुए जा रहे होंगे आप। उस यशवर्धन की दरिंदारी तो मेरे घर पर इतनी बुरी तरीके से पड़ी है कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर कब तक उन्हीं पुरानी चीजों को लेकर बैठे रहोगे और अपनी तबीयत खराब करते रहोगे? आखिर कब तक? अनमोल तेजी से अपने पिता की ओर जाता है और उनसे सर पर हाथ रखते हुए पूछता है, आप ठीक तो है ना पापा? राघवेंद्र अनमोल का हाथ पकड़कर कहते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ। तेरी माँ परेशान हो रही है, उसे संभाल, मुझे नहीं। तभी राघवेंद्र को देखते हुए कुंदन कहता है, अरे पापा सही कह रही है माँ, आपकी हालत से लग रहा है कि अंदर ही अंदर आप काफी परेशान हुए जा रहे हो। आखिर कब तक चलेगा ये? अनमोल ने कहा है ना कि उसने वकील से बात कर ली है, कोर्ट का केस हम ही जीतेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, तो टेंशन लेकर अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। कुंदन की बात खत्म होते ही अनमोल सोचते हुए राघवेंद्र से कहता है, सही कह रहा है कुंदन पापा, आज आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। आपको कोर्ट में आज नहीं आना चाहिए। मैं और कुंदन आज कोर्ट चले जाते हैं, जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो हम आपको आकर बता देंगे। आज आपको कोर्ट आने की कोई जरूरत नहीं है। अनमोल की बात सुनकर राघवेंद्र गुस्से में आते हुए कहते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, पर मुझे आज कोर्ट जाने से कोई नहीं रोक सकता। तू भी नहीं, समझा? यशवर्धन ने तुझ पर नहीं, मुझ पर केस किया है। कोर्ट में आज तेरी नहीं मेरी जीत होगी। चलो अब जाओ यहाँ से सब, मुझे अकेला छोड़ दो और मुझे अभी कोई उपदेश मत देना। इतना कहकर राघवेंद्र पानी पीने लगते हैं। राघवेंद्र को देखते हुए अनमोल अपने आप से कहता है, अगर गलती से भी मैं ये केस हार गया तो मेरे पापा के हेल्थ पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब जो कुछ भी है सब प्रदीप कुमार के हाथ में है। अपने मन में बात कर अनमोल अपने कमरे की ओर जाने लगता है। अपने कमरे की ओर जाते हुए अनमोल को पीछे से चंदा की आवाज सुनाई देती है, अरे जोया, तू कब आई? चंदा के मुंह से जोया का नाम सुनकर अनमोल वहां खड़ा का खड़ा रह जाता है। जैसे ही अनमोल पीछे मुड़कर देखता है, उसे घर के अंदर जोया अपनी माँ से बात करते हुए दिखाई देती है। जोया को अपने घर में देखकर अनमोल हैरान हो जाता है। तभी जोया राघवेंद्र को देखते हुए उनसे पूछती है, कैसे हो अंकल आप? आपकी तबीयत कैसी है? अपना सर हिलाते हुए राघवेंद्र जोया से कहते हैं, मेरी तबीयत एकदम ठीक है जोया, और तू बता, काफी दिनों बाद आना हुआ तेरा। अनमोल की ओर देखते हुए जोया राघवेंद्र से कहती है, कुछ नहीं अंकल, बस बहुत दिनों से अनमोल से मिलना हुआ नहीं, तो इसीलिए उससे मिलने चली आई। अनमोल की तरफ उंगली दिखाते हुए राघवेंद्र जोया से कहते हैं, देख वो रहा नालायक वहां खड़ा हुआ है, जा मिल ले उससे। राघवेंद्र की बात खत्म होते ही जोया अनमोल के करीब जाने लगती है। जैसे ही जोया अनमोल के करीब आती है, अनमोल उसे धीमी आवाज में पूछता है, ये सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल आया? तभी अनमोल सोचते हुए जोया को तंज कसते हुए कहता है, अच्छा लगता है अब्बास और अपनी शादी का कार्ड देने आई है तू, सही कहा ना मैंने? जोया थोड़ा नाराज होते हुए अनमोल से कहती है, इतनी बार कहा है कि मेरे सामने उस अब्बास का नाम मत लिया कर, तुझसे मिलने आई हूँ। कोर्ट में केस चल रहा है ना तेरा, बस उसी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहने आई हूँ। जोया और अनमोल आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चंदा वहां अपने हाथों में दो नाश्ते की प्लेट्स थामे हुए आती है। अपने हाथों में प्लेट्स थामे चंदा जोया से कहती है, चल जोया, देख तेरे और अनमोल के लिए मैं नाश्ता लेकर आई हूँ, चलो दोनों अभी नाश्ता कर लो।
अपना सर ना में हिलाते हुए जोया कहने लगती है, नहीं आंटी, मैं अभी नाश्ता खाकर आई हूँ। चंदा के हाथ से दोनों प्लेट अपने हाथ में लेते हुए अनमोल कहता है, अरे इस घर में जो कोई भी आता है माँ के हाथ का खाना खाए बिना यहाँ से नहीं जाता। ये अब इस घर का रूल बन चुका है, समझी जोया? चल अभी ऊपर आराम से खाते हुए बातें करते हैं, बहुत सी बातें करनी है तुझसे। इससे पहले कि जोया अनमोल से कुछ कह पाती, अनमोल जबरदस्ती उसे छत पर ले जाता है। क्या बात करेगा अनमोल जोया से? क्या अनमोल जीतेगा कोर्ट का केस या यशवर्धन होगा अपने मंसूबों में कामयाब? किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। छत पर नाश्ता करते हुए अनमोल जोया को तिरछी नजरों से देख रहा होता है। तभी जोया अनमोल को देखते हुए पूछती है, ऐसे क्या देख रहा है, कभी देखा नहीं है क्या मुझे? जोया के सवाल पर अनमोल उसे कहता है, बचपन से देख रहा हूं तुझे, पर इस बार तुझे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। सोच रहा हूं कि क्या हो गया है तुझे, क्या चल रहा है तेरे अंदर। अनमोल की बात सुनकर जोया उसे कहती है, कुछ नहीं हुआ है मुझे, और जो कुछ भी हुआ था तुझे सब बता दिया था मैंने। वैसे तेरी केस के बारे में सुनकर मुझे काफी चिंता हो रही थी, इसलिए सोचा तुझसे एक बार मिलकर ही आ जाती हूँ। अनमोल अपनी नाश्ते की प्लेट नीचे रखते हुए जोया के करीब जाता है। जोया के करीब जाकर अनमोल उसे कहता है, सुनकर अच्छा लगा कि आज भी तुझे मेरी चिंता लगी रहती है। सच में जोया, मुझे तेरी कितनी याद सताती है, मैं तुझे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अच्छा हुआ जो तू आज चली आई, तू मेरा लकी चार्म है जोया। तू जब भी मेरे पास होती है ना, मेरे काम बनते हैं। थैंक यू यहाँ आने के लिए। अनमोल की बात सुनकर जोया उसे मुस्कुराते हुए देखने लगती है। तभी एक धीमी आवाज में अनमोल जोया से कहता है, क्या मैं तुझसे अभी कुछ मांग सकता हूँ जोया? जोया अपना सर हिलाते हुए अनमोल से कहती है, बोल क्या चाहिए तुझे? तभी अनमोल जोया से कहता है, एक हग मिलेगा मुझे, जादू की झप्पी चाहिए तेरी। अनमोल की बात सुनकर जोया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जोया की आंखों में देखते हुए अनमोल उसे कहता है, एक झप्पी ही तो मांग रहा हूँ स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, क्या ये भी बात नहीं मानेगी तू मेरी? अनमोल की बात सुनकर जोया उसे बड़े प्यार से देखने लगती है। तभी जोया अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अनमोल के पास जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। जोया के गले लगाते ही मानो अनमोल के सीने में काफी ठंडक पहुंची हो। गले लगते हुए अनमोल एक सुकून भरी आवाज में अपने मन में कहता है, तेरे गले लगकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सुकून के शहर में आ गया हूँ जोया। सारी दुनिया की खुशी है एक तरफ, तेरा मेरे साथ होना एक तरफ। अनमोल के गले लगते हुए जोया भी अपने मन में कहती है, कितना सुकून लग रहा है तेरे गले लगकर मुझे अनमोल। काश तू मुझसे प्यार करता। अगर तेरे दिल में सिर्फ मैं ही होती तो मैं हमेशा तुझे अपने सीने से लगाए रखती। काश तू मुझसे प्यार करता अनमोल। अनमोल के बाहों में लिपटी जोया कुछ देर बाद उससे दूर होती है। अनमोल से दूर होते हुए जोया थोड़ी भावुक होते हुए उसे कहने लगती है, अपने सबसे अच्छे दोस्त के गले लगकर अच्छा लगा तुझे। अगर तेरा स्ट्रेस रिलीव हो गया हो तो मैं निकलूं? जैसे ही जोया पीछे मुड़कर जाने लगती है, तभी वो अपने सामने काजल को खड़ी पाती है। काजल को अपने सामने खड़ा देखकर जोया दंग रह जाती है। जोया को देखते हुए काजल कहने लगती है, क्या कर रही थी तुम? अनमोल को झप्पी देकर उसका स्ट्रेस रिलीव कर रही थी। काजल की बात सुनकर जोया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो उसे क्या कहे। तभी अनमोल काजल से कहता है, अरे काजल, तुम कब आई? और हाँ, वो कभी कभार मॉरल सपोर्ट की जरूरत होती है ना, तो जोया से मैं वही मांग रहा था। दिल में गुस्सा पर चेहरे पर एक मुस्कान लिए काजल जोया से कहती है, काफी अच्छा किया जो अनमोल से तुम मिलने चली आई। ऐसे वक्त पर दोस्त ही तो काम आते हैं। तभी जोया काजल से कहती है, हाँ ठीक कहा, वो काफी दिन हो गए थे अनमोल से नहीं मिले हुए, तो सोचा आज उससे मिल ही आती हूँ। छत से नीचे जाते हुए जोया कहने लगती है, तुम दोनों बातें करो, मुझे देरी हो रही है, मैं निकलती हूँ। जाती हुई जोया को अनमोल आवाज लगाते हुए कहता है, अरे जोया रुक तो। पर जोया अनमोल की पुकार को अनसुना कर देती है। तुरंत ही काजल अनमोल के पास जाते हुए कहती है, अरे छोड़ो ना अनमोल जोया को, उसे घर जाना है, देरी हो रही है उसे, मुझसे बात करो। काजल को देखते हुए अनमोल हिचकिचाते हुए कहता है, क्या बात करूं? मतलब वैसे अभी तुम क्यों आई हो?
कोई काम था क्या? नाराजगी भरे अंदाज में काजल अनमोल से कहती है, कोई काम होगा तो ही आऊंगी क्या मैं तुम्हारे पास? क्या तुमसे मिलने नहीं आ सकती मैं? मुझे पता है कि तुम अभी किस दौर से गुजर रहे हो। आज तुम्हारे केस के जजमेंट का दिन है ना, इसीलिए तुम्हें मॉरल सपोर्ट देने आई हूँ। एक जादू की झप्पी चाहिए ना तुम्हें? हंसते हुए अनमोल काजल से दूर जाते हुए कहता है, नहीं, जादू की झप्पी की कोई जरूरत नहीं है। अभी मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, सच में। काजल के कंधे पर हाथ रखते हुए अनमोल छत से नीचे जाते हुए कहता है, ठीक है काजल, मैं अभी तैयार होने नीचे जाता हूँ। कुछ ही देर बाद मुझे कोर्ट में पहुंचना है। तुम नीचे माँ के साथ बैठो, मैं अपने कमरे में तैयार होने जाता हूँ। हम बाद में बैठकर आराम से बातें करेंगे। अनमोल के जाते ही काजल उसे तिरछी नजरों से देखते हुए अपने आप से कहती है, जोया के पास तो तुम्हारे लिए बहुत वक्त है अनमोल, और बड़ी गले लगकर बातें कर रहे थे तो मुझसे। ये जब भी जोया अनमोल के करीब होती है, अनमोल मुझसे दूर होता रहता है। इस जोया का मुझे कुछ करना ही होगा। अनमोल राघवेंद्र और कुंदन के साथ कोर्ट पहुंच जाता है। अनमोल कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ होता है कि तभी उसे प्रदीप कुमार अपने असिस्टेंट के साथ वहां आते हुए दिखाई देता है। प्रदीप कुमार को देख अनमोल कुंदन से कहता है, कुंदन, पापा का ख्याल रख, मैं अभी वकील से बात करके आता हूँ। इतना कहकर अनमोल प्रदीप कुमार के पास चला जाता है। अनमोल को देखकर प्रदीप कुमार कहता है, हेलो अनमोल, कैसे हो? सब बढ़िया, सब ठीक? प्रदीप कुमार को देखते हुए अनमोल उसे कहता है, ठीक तो मैं तब होऊंगा प्रदीप जी जब आप मुझे ये केस जिता दोगे। वैसे कल मैंने दूसरे वकील से भी बात की थी, उसे अपने केस के बारे में सब कुछ बताया। केस के बारे में सुनकर वो वकील कह रहे थे कि आप ये केस सही से नहीं लड़ रहे। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? अनमोल की बात सुनकर प्रदीप कुमार नाराज होते हुए उसे कहता है, अरे सब चलते हैं अनमोल मुझसे, यूं ही इस शहर का इतना नामी गिरामी वकील नहीं बना हूं मैं। अगर तुम्हें मेरी काबिलियत पर इतना ही शक है तो पहले ही किसी और को दे देते ये केस। देखो अनमोल, दूर बैठकर किसी पर टिप्पणी करना आसान है, पर मैदान में उतरने से सारी सच्चाई पता चलती है। प्रदीप कुमार की बात को रोकते हुए अनमोल गंभीर होते हुए उसे कहता है, ये मैदान, जंगल, ये सारी बातें मुझसे मत कहिए प्रदीप जी। मैंने आपको यहाँ मैदान में कोई क्रिकेट का मैच खेलने के लिए नहीं, बल्कि अपने कानूनी दांव पेच से मेरा केस जीतने के लिए पैसे दिए हैं। मुझे बस जीत चाहिए, डायलॉग बाजी नहीं। अनमोल की नाराजगी को देखते हुए प्रदीप कुमार उसे कहता है, जीत के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ ना अनमोल। तभी अनमोल प्रदीप कुमार की छाती ठोकते हुए पूछता है, ये बताइए प्रदीप जी, अगर कोई आपके बाप को भरे बाजार में थप्पड़ मार दे तो आप क्या करोगे? अनमोल की बात सुनकर प्रदीप कुमार काफी तैश में आते हुए कहता है, अगर मेरे बाप को कोई हाथ लगाता तो मैं उसकी दोनों हाथ तोड़ देता। प्रदीप कुमार की बात खत्म होते ही अनमोल उसे गंभीर होते हुए कहता है, मेरे बाप को बेमतलब उस यशवर्धन ने सरेआम बेइज्जत किया था। अब समझ आया मेरा दर्द? आप समझ रहे हो आप कि मेरे लिए ये केस जीतना इतना जरूरी क्यों है? कोशिश नहीं करनी, केस जीतना है आपको। ध्यान रखिए प्रदीप जी, जीत के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपने कल भी मुझसे कहा था कि आप ये केस जीतोगे ही। जो भरोसा मैंने आपकी बातों को सुनकर आप पे किया है, उसे टूटने मत दीजिए, वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। प्रदीप कुमार को धमकी देकर अनमोल वहां से चला जाता है। अनमोल की धमकी सुनकर प्रदीप कुमार अपने आप से कहता है, अब इस धमकी का कोई फायदा नहीं है अनमोल। माफ करना, ये केस तुम अब जीत नहीं सकते, क्योंकि इस केस को हारने के लिए मैंने यशवर्धन से काफी पैसा लिया है। कुछ देर बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाती है। यशवर्धन का वकील अपनी जगह से उठते हुए जज से कहता है, माय लॉर्ड, अब इस केस में कुछ बचा नहीं है। कल ही मैंने साबित कर दिया था कि कैसे अनमोल ने मेरे क्लाइंट यशवर्धन से पैसे ऐंठने के लिए उन पर झूठा आरोप लगाया था। मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि अनमोल पर कानूनी कार्रवाई हो, और जो मेरे क्लाइंट ने अनमोल पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था, उसमें उन्हें न्याय मिले। यशवर्धन के वकील की बात सुनकर जज अनमोल के वकील से पूछता है, प्रदीप कुमार, आपको अपनी दलील में कुछ कहना है? कोई गवाह या सबूत है आपके पास अपने मुवक्किल को बचाने के लिए? अपनी जगह से उठते हुए प्रदीप कुमार कहता है, सॉरी योर ऑनर, मेरे पास एक गवाह था, पर वो ऐन वक्त पर कोर्ट में आने से मुकर गया। शायद यशवर्धन जी ने उन्हें पैसे खिलाकर कोर्ट में आने से रोक दिया होगा। प्रदीप कुमार की बात सुनकर कोर्ट में अनमोल और उसके पिता मानो स्तब्ध रह जाते हैं। परेशान होते हुए राघवेंद्र अनमोल से कहने लगते हैं, ये तेरा वकील देख क्या रहा है? कहां से पकड़ कर लाया है तू इस वकील को? राघवेंद्र को शांत बिठाते हुए अनमोल उन्हें कहता है,
शांत हो जाइए पापा, शांत हो जाइए। जैसे तैसे कर अनमोल राघवेंद्र को शांत करता है। तभी जज अनमोल के वकील से कहता है, बातें करना बंद कीजिए प्रदीप जी। आप भी जानते हैं कि कोर्ट सबूतों से चलता है, आपकी सोच से नहीं। कोई गवाह या सबूत है आपके पास? सर झुकाकर अनमोल का वकील चुपचाप खड़ा हो जाता है। अपने वकील को यूं खामोश खड़ा देखकर अनमोल की जान से जान जा रही होती है। तभी जज अपना फैसला कागज में लिखते हुए कहने लगता है प्रदीप कुमार के पास अपने मुवक्किल को बचाने के लिए कोई दलील, कोई गवाह नहीं है। इतना कहकर जज अपना फैसला कागज पर लिखने लगता है। जज अपना फैसला कहने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक अनजान शख्स की आवाज सुनाई देती है। गवाह मौजूद है जज साहब, और मेरी गवाही से यह साफ साबित हो जाएगा कि अनमोल इस केस में बेगुनाह है। कौन है वो अनजान शख्स? क्या कहने वाला है वो शख्स कोर्ट में? और क्या उस शख्स की गवाही से बदलेगा केस का रुख? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। कोर्ट में मानो ऐसा लग रहा था कि अनमोल यशवर्धन के खिलाफ अपना केस हार चुका हो। जज अपना फैसला सुनाने ही वाला होता है कि तभी एक अनजानी आवाज की गूंज ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर दिया था। वो अनजानी आवाज ये दावा कर रही थी कि उसकी गवाही से अनमोल वो केस जीत जाएगा। उस आवाज से सबसे ज्यादा हैरान हो उठता है खुद अनमोल। जैसे ही अनमोल अपने पीछे मुड़कर देखता है, तभी उसे कोर्ट के एंट्रेंस पर खड़ा दिखाई देता है यशवर्धन। वो यशवर्धन की ही आवाज थी जो ये कह रही थी कि अनमोल बेगुनाह है। यशवर्धन की बात सुनकर अनमोल ताज्जुब करते हुए उसे देख रहा होता है। देखते ही देख यशवर्धन कोर्ट के अंदर आते हुए जज से कहने लगता है, जज साहब, मैं अनमोल के बारे में कोर्ट से कुछ कहना चाहता हूँ। कोर्ट के अंदर सभी की निगाह यशवर्धन पर आकर रुक जाती है। सभी लोग बेकरारी से यशवर्धन की बात सुनने को बेताब बैठे हुए होते हैं। तभी यशवर्धन को देखते हुए जज उसे कहता है, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहो। जज की बात सुनकर यशवर्धन कटघरे में आ खड़ा हो जाता है। अपने सामने खड़े यशवर्धन को देखते हुए जज उसे पूछता है, कहो यशवर्धन, क्या कहना है तुम्हें? तभी यशवर्धन जज के सामने खड़ा ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। यशवर्धन जज से कहने लगता है, जज साहब, ये जो केस मैंने अनमोल पर डाला है वो दरअसल बेबुनियाद है। अनमोल ने जो मुझ पर झूठे चेक का आरोप लगाया था वो सही कह रहा था। जो वीडियो फुटेज मेरे वकील ने आपको दिखाया था वो आधा सच था। पूरा सच तो ये है कि पहले मैंने अनमोल को एक सही चेक लिख कर दिया था और फिर बाद में मैंने अनमोल से सही चेक लेकर उसे झूठा चेक पकड़वा दिया। मैंने सोचा अनमोल से उसका एंटीक ले लूंगा और उसे पैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सोचा था वो तो एक बच्चा है, मेरे खिलाफ क्या ही कर लेगा। पर अनमोल ने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी और फिर मैंने भी अपनी झूठी शान के चलते अनमोल पर एक झूठा केस डाल दिया। यशवर्धन की गवाही से कोर्ट में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। सबसे ज्यादा हैरान हो उठता है प्रदीप कुमार। यशवर्धन की गवाही के बाद तुरंत ही उसका वकील उठते हुए जज से कहता है, माय लॉर्ड, लगता है मेरे मुवक्किल यशवर्धन एक बच्चे को बचाने के लिए उसका गुनाह अपने सिर ले रहे हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि उनके बयान पर तवज्जो ना दें, क्योंकि यशवर्धन जो कुछ भी कह रहे हैं वो अपनी दरियादिली में आकर कह रहे हैं ताकि एक नौजवान की जिंदगी खराब ना हो। अपने वकील को हाथ दिखाते हुए यशवर्धन कहता है, बस और नहीं, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ। अनमोल बेकसूर है, वो धोखेबाज बिल्कुल नहीं है। अगर किसी ने किसी को धोखा दिया है तो वो मैं हूँ। जो जुर्माना लगाना है या जो भी सजा मुझे अदालत देना चाहेगी वो मुझे मंजूर है। यशवर्धन की बात सुनकर उसका वकील नीचे सर झुकाए अपने कदम पीछे हटा लेता है। तभी जज अपना सर हिलाते हुए अपना फैसला सुनाता है। फैसले में जज यशवर्धन पर काफी जुर्माना लगाता है और भुगतान के रूप में अनमोल को 1 करोड़ देने के लिए भी कहता है। अपना फैसला सुनकर जज वहां से चला जाता है। जज के फैसले पर यशवर्धन मानो पूरी तरह से सहमत दिखाई देता है। उसी वक्त अनमोल यशवर्धन के आंखों में देखता है जिसमें उसे प्रायश्चित का भाव दिखाई देता है। पर तभी अनमोल सोचते हुए अपने आप से कहता है, जानना होगा कि आखिर यशवर्धन ने ऐसा क्यों किया। एक और जहां अनमोल के दिल में सवालों का बवंडर खड़ा हो जाता है, वहीं राघवेंद्र की दिल में मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। वो खुश होते हुए अनमोल को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, ये केस हम जीत गए बेटा, ये केस हम जीत गए। सारी दुनिया के सामने वो यशवर्धन हार गया।
उसने खुद कबूला है कि वो एक धोखेबाज है। सालों से जल रही मेरे दिल की आग आज जाकर बुझी है। अपने पिता की खुशी देखकर कुंदन और अनमोल भी खुशी से फूले नहीं समा रहे होते हैं। जज के फैसले के बाद यशवर्धन भी कोर्ट से बाहर चला जाता है। जाते हुए यशवर्धन को देखते हुए अनमोल के अपने आप से कहने लगता है, आखिर यशवर्धन को ये सब करके मिला क्या? अनमोल यशवर्धन को देख उसके बयान का कारण समझने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी खुश होते हुए राघवेंद्र अनमोल और कुंदन से कहते हैं, चल अनमोल, हम भी निकलते हैं यहाँ से। चंदा को खुशखबरी जो देनी है। अपने पिता के साथ अनमोल और कुंदन कोर्ट के बाहर चले जाते हैं। कोर्ट के बाहर आते ही अनमोल कुंदन और राघवेंद्र के साथ अपने कार की ओर जाने लगता है, पर ठीक उसी वक्त अनमोल की नजर कुछ दूर मीडिया के लोगों पर जाती है जो यशवर्धन का पीछा कर रहे होते हैं। मीडिया के लोग यशवर्धन के आगे माइक और कैमरे को लिए उसका पीछा करते हुए उससे तरह तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं। मीडिया के लोगों से लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों से बचते हुए यशवर्धन अपने आदमियों के साथ कार की ओर जा रहा होता है। आखिरकार यशवर्धन मीडिया के लोगों से पीछा छुड़ाते हुए अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। उसी वक्त यशवर्धन को दूर से देखते हुए अनमोल भी अपने पिता और भाई के साथ कार में बैठकर अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। अनमोल के घर पर चंदा और नीलम बैठे हुए होते हैं। तभी चंदा घबराते हुए नीलम से कहने लगती है, पता नहीं कोर्ट में क्या हुआ होगा, मुझे तो काफी घबराहट हो रही है। चंदा का हाथ थामते हुए नीलम उसे दिलासा दिलाते हुए कहती है, अरे घबराओ मत माँ, कोर्ट में सब सही हुआ होगा, देखना जीत हमारी ही होगी, आप फिक्र मत कीजिए। तभी चंदा और नीलम को अनमोल के कार की आवाज सुनाई देती है। उसी वक्त बाहर से एक आवाज दोनों के कानों पर पड़ती है, अरे चंदा जल्दी मिठाई ला, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है, आज तो मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा। राघवेंद्र की खुशी से भरी हुई आवाज सुनकर नीलम चंदा से कहती है, पापा की आवाज सुनकर लग रहा है माँ कि हम केस जीत गए। नीलम की बात सुनते ही चंदा का चेहरा खुशी से खिल उठता है। तुरंत ही चंदा और नीलम बाहर की ओर जाते हैं। कमरे से बाहर आते ही चंदा देखती है कि राघवेंद्र कुंदन और अनमोल के साथ झूमते हुए घर के अंदर दाखिल हो रहे होते हैं। नाचते हुए राघवेंद्र चंदा और नीलम को देखते हुए कहते हैं, अरे चंदा नीलम, तुम दोनों को पता है कि आज कोर्ट में क्या हुआ? एक खुशी भरी आवाज में चंदा राघवेंद्र से कहती है, पहली बार आपको इतना खुश देख रही हूँ, कोर्ट में जो हुआ है वो आपके चेहरे से साफ झलक रहा है, जीत मुबारक हो आपको। नीलम और चंदा के करीब जाते हुए राघवेंद्र कहते हैं, अरे केस जीतने से ज्यादा कोर्ट में बहुत बड़ी एक हैरत अंगेज चीज हुई है, पता है तुझे? राघवेंद्र की बात सुनकर नीलम चौंक कर उन्हें पूछती है, हैरत अंगेज चीज? वो क्या हुई पापा? तभी राघवेंद्र चंदा और नीलम के सामने कहने लगते हैं, तुझे पता है नीलम, यशवर्धन ने खुद आज अपने जुर्म को अपने मुंह से कबूला है। उसने खुद दुनिया के सामने कबूला है कि वो एक धोखेबाज है। आज सारे संसार में यशवर्धन की थू थू हो रही है। आज जाकर मेरे दिल को सुकून मिला है चंदा, आज जाकर मेरे दिल की आग बुझी है। राघवेंद्र की बात सुनकर चंदा और नीलम हैरान हो जाते हैं। ताज्जुब करते हुए नीलम कहती है, पर ऐसा यशवर्धन ने किया क्यों? तभी अनमोल सोचते हुए कहता है, यही तो मुझे भी जानना है, पता नहीं यशवर्धन ने ऐसा क्यों किया, क्या मिला उसे करके? यशवर्धन को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो इतनी सीधी चीज नहीं है, जरूर इसके पीछे उसकी कोई चाल होगी। अनमोल की बात सुनकर राघवेंद्र उसकी बात रद्द करते हुए कहते हैं, अरे कोई चाल वाल नहीं है, जरूर उस यशवर्धन को मेरा खौफ सता रहा होगा, इसीलिए उसने दुनिया के सामने आकर ये सब कहा। राघवेंद्र की बात सुनकर अनमोल अपना माथा पीटने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ना तो ये यशवर्धन की कोई चाल है और ना यशवर्धन किसी से डरता है। उस आवाज को सुनकर तुरंत ही अनमोल जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखता है, उसे वहां यशवर्धन अपने घर की चौखट पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। यशवर्धन को अपने घर में देखकर राघवेंद्र का खून खौल रहा होता है। कुंदन अपने पिता का हाथ थामते हुए कहता है, गुस्सा मत कीजिए पापा, एक बार सुन लेते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। तभी यशवर्धन राघवेंद्र की ओर आकर खड़ा हो जाता है। यशवर्धन को देखकर राघवेंद्र अपने दांत पीसते हुए कहते हैं, क्यों आए हो तुम यहाँ? राघवेंद्र के सवाल पूछते ही यशवर्धन अनमोल की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या हुआ अनमोल, तुम मुझे ऐसे हैरान होकर क्यों देख रहे हो? कई सारे सवाल चल रहे होंगे ना तुम्हारे दिमाग में, जिसे तुम अभी जानना चाहते हो। सबसे पहले तो मैं राघवेंद्र जी से ये कहना चाहता हूँ,
तभी यशवर्धन अपने हाथ जोड़ते हुए राघवेंद्र से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए राघवेंद्र जी, मैं आपका गुनहगार हूँ। सालों पहले अनजाने में जो मुझसे गलती हुई थी उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। यशवर्धन की बात सुनकर अनमोल उसे कहता है, ये कौन सा नया नाटक कर रहे हो तुम? अनमोल को देखते हुए यशवर्धन उसे कहता है, नाटक नहीं कर रहा हूँ अनमोल, सच कह रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना अनमोल कि मैं उसूल का पक्का इंसान हूँ। जब मुझे पता चला था कि तुम्हारे पापा ने मुझे धोखा दिया है तो बिना सोचे समझे मैंने उनके साथ गलत कर दिया था। उन्हें सरेआम सड़क पर गुंडों से पिटवा दिया था। तुमने सही कहा था अनमोल कि मैं अकल का कच्चा हूँ। दैश में आकर मैंने बिना सोचे समझे ये समझ लिया कि राघवेंद्र जी ने मुझे ही धोखा दिया है। मुझे नहीं पता था उस गलती की वजह से किसी की जिंदगी, किसी के परिवार पर इतना बुरा असर पड़ सकता है। यशवर्धन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अनमोल उसे पूछता है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पापा ने तुमको धोखा नहीं दिया? क्या तुम्हें ख्वाब आया था? अपना सर हिलाते हुए यशवर्धन अनमोल से कहता है, ख्वाब नहीं आया अनमोल, मुझे सब पता चल चुका है। जानना चाहते हो कि मुझे तुम्हारे पिता की सच्चाई कैसे पता चली? कैसे पता चली यशवर्धन को राघवेंद्र की सच्चाई? यशवर्धन से केस जीतने के बाद आगे कौन सी चुनौती इंतजार कर रही है अनमोल का? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जिस तरह दूध का जला भी। दोस्तों अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, उसी तरह यशवर्धन के गवाही पर अनमोल को उस पर शक होता है कि कहीं ये यशवर्धन उसके साथ कोई नया खेल तो नहीं खेल रहा। यशवर्धन अनमोल से कहता है कि वो कोई साजिश या चाल के तहत कोर्ट में जानबूझकर केस नहीं हारा है, बल्कि उसे राघवेंद्र की सच्चाई पता चल चुकी थी। इसी कारण प्रायश्चित करने के लिए वो केस हारा है। यशवर्धन की बात सुनकर अनमोल उसे पूछता है, कैसे और क्या सच्चाई पता चली है मेरे पापा के बारे में तुम्हें? तभी यशवर्धन अनमोल को याद दिलाते हुए कहता है, कल रात की बात याद है अनमोल? जब मैं तुम्हारी दुकान पर आया था तब मैंने मदन गुप्ता को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहा था। मदन गुप्ता को पार्टी में ले जाने के बाद उसने रात को बहुत शराब पी रखी थी। मदन गुप्ता को शराब के नशे में देखकर मैंने उससे कुछ बातें की और बातों ही बातों में मदन गुप्ता ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया। वहां खड़े सभी लोग अनमोल और यशवर्धन की बातें काफी गौर से सुन रहे होते हैं। तभी बीच में आते हुए राघवेंद्र यशवर्धन से बड़ी जिज्ञासा भरी आवाज में पूछते हैं, ऐसा क्या कहा था मदन गुप्ता ने तुम्हें? जल्दी बताओ। एक गहरी सांस लेते हुए यशवर्धन राघवेंद्र से कहता है, बातों ही बातों में मदन गुप्ता ने मुझे उस दिन की सच्चाई बता दी जहां से ये सब शुरू हुआ था। उसने मुझे बताया कि कैसे उसने वो पेंटिंग बदली थी और उसका इल्जाम सीधे आपके सर आ गया। अपने साथ हुए धोखेबाजी और लोगों के सामने हुई बेइज्जती को देखकर मैं काफी गुस्से में आ गया था। गुस्से में कहते हैं ना, इंसान अपने होश खो बैठता है। ठीक मेरे साथ भी वही हुआ। बिना जांच पड़ताल किए तुरंत ही मैंने जो कदम उठाया, मुझे नहीं पता था कि वो कदम मेरी जिंदगी का इतना गलत फैसला होगा कि उससे किसी की जिंदगी खराब हो जाएगी। एक ईमानदार और शरीफ इंसान सरेआम सबके सामने बेइज्जत हो जाएगा। उस पर हमेशा के लिए धोखेबाज का ठप्पा लग जाएगा। राघवेंद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए यशवर्धन कहने लगता है, मुझे पता है राघवेंद्र जी कि एक खुददार इंसान के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। जैसे ही मुझे इस बात का पता लगा मैंने कोर्ट में प्रायश्चित करने का फैसला किया। मुझे माफ कर दीजिए राघवेंद्र जी, इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। यशवर्धन की बात खत्म होते ही राघवेंद्र गुस्से में आते हुए कहते हैं, मदन गुप्ता मेरा मुलाजिम था, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा बहुत भरोसे का आदमी था। असल धोखेबाज और चालबाज तो तुम हो। तुम्हारी वजह से मेरा कारोबार, मेरा नाम सब खत्म हो गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सालों के चलते रंजिश और नफरत की वजह से राघवेंद्र को यशवर्धन की बातें फर्जी लग रही होती हैं। वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं होते कि यशवर्धन उनके असली गुनहगार नहीं बल्कि मदन गुप्ता है। अपने पिता की बात सुनकर अनमोल वहां खड़ा उनका हाथ थाम लेता है और कहता है, पापा यशवर्धन सही कह रहे हैं। असली गुनहगार हमारे ये नहीं बल्कि मदन गुप्ता है। मदन गुप्ता ही वो शख्स है जिसकी करतूत की वजह से आपका ये हाल हुआ। आप नहीं जानते उस मदन गुप्ता को, पर मैं जानता हूँ। उसकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। आपके ही नहीं बल्कि मेरे खिलाफ भी उसने कई साजिशें रची हैं। मुझे भी उसने बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अनमोल की बात सुनकर राघवेंद्र हैरान हो जाते हैं।
राघवेंद्र गुस्से में आते हुए कहते हैं, तो ये यशवर्धन मेरा असली गुनहगार नहीं है, मेरा असली गुनहगार मदन गुप्ता है। अपना सर हिलाते हुए अनमोल राघवेंद्र से कहता है, जी हाँ पापा, यही सच्चाई है। कुंदन, चंदा और नीलम ये सभी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो उठते हैं। तभी यशवर्धन हाथ जोड़कर राघवेंद्र से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए राघवेंद्र जी, गुस्से के चलते जो मैंने गलत कदम उठाया उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। यशवर्धन की आंखों में प्रायश्चित देखकर राघवेंद्र उसके जुड़े हुए हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, लोग कहते हैं गंगा में नहाने से उनके पाप धुल जाते हैं, पर गंगा में तो मछलियां भी रहती हैं, वो तो इंसान नहीं बन जाती। असल पाप तो प्रायश्चित करने से धुलता है, उसी से माँ गंगा भगवान हमें क्षमा करते हैं। प्रायश्चित करना ही असली गंगा स्नान है। और वैसे भी मेरा सिक्का ही खोटा निकला तो मैं तुम्हें क्या ही कह सकता हूँ, मेरे मुलाजिम मुझे ही धोखा देगा, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। यशवर्धन, मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब रत्ती भर भी द्वेष नहीं है, मैंने तुम्हें माफ किया। राघवेंद्र की बात सुनकर यशवर्धन एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, शुक्रिया राघवेंद्र जी, जो आपने मुझे माफ कर दिया। अगर आप मुझे माफ नहीं करते तो मैं जिंदगी भर ये बोझ लिए जी नहीं सकता था। मैं अपने उसूल का पक्का आदमी हूँ और मैंने जो आपके साथ किया था वो मेरे उसूलों के खिलाफ है। शुक्रिया राघवेंद्र जी, अपनी दरिया दिली दिखाने के लिए। तभी अनमोल को देखते हुए यशवर्धन कहता है, अनमोल एक अनमोल हीरा है राघवेंद्र जी, ऐसा बेटा होना किसी के लिए सौभाग्य से कम नहीं होता। आप नहीं जानते आपके इंसाफ के लिए अनमोल ने कितने हदों को पार किया है। यशवर्धन की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग अनमोल को हैरानी भरी नजरों से देखने लगते हैं। तभी अपनी बात को जारी रखते हुए यशवर्धन अनमोल से कहता है, मुझे पता है अनमोल, तुम्हारे पास अभी किसी चीज की कमी नहीं है, पर जिंदगी में कभी किसी चीज की तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक मांग लेना, मैं मना नहीं करूंगा। यशवर्धन की बात सुनकर अनमोल मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए सीधे अपने कमरे में चला जाता है। वहां खड़े सभी लोग हैरान होकर देख रहे होते हैं कि अनमोल ऐसे बीच में बात करते हुए अपने कमरे में क्यों चला गया। तभी अनमोल अपने कमरे से बाहर आता है और यशवर्धन के हाथ में उसके पिता का सिगार थमा देता है। सिगार थमाते हुए अनमोल यशवर्धन से कहता है, ये लो यशवर्धन, तुम्हारे पापा का सिगार, तुम्हारी अमानत। अपना सर ना में हिलाते हुए यशवर्धन अनमोल से कहने लगता है, ये सिगार मेरे लिए बहुत अहम है अनमोल, पर इसे लेते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, माफ करना, मैं ये सिगार अब तुमसे नहीं ले सकता। मजाक में अनमोल हंसते हुए यशवर्धन से कहता है, रख लो यशवर्धन साहब, इसके पैसे नहीं ले रहा हूं मैं आपसे। तभी अनमोल गंभीर होते हुए कहता है, मुझे पता है अपने पिता की कोई चीज एक बेटे के लिए कितनी अजीज होती है। अपने पिता की आखिरी निशानी तुम्हारे पास ही रहनी चाहिए। अगर ये केस मैं हारता भी तो भी मैं ये सिगार तुम्हें दे देता। इस चीज पर सिर्फ तुम्हारा हक है यशवर्धन। उस सिगार को लेते हुए यशवर्धन अनमोल से पूछता है, कहो अनमोल, क्या चाहिए तुम्हें? गाड़ी, बंगला, दौलत, क्या चाहिए तुम्हें, मुझे बताओ। सोचते हुए अनमोल यशवर्धन से कहता है, ये सारी चीजें तो है मेरे पास यश जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उसी वक्त यशवर्धन अपनी जेब से चेकबुक निकालता है और एक चेक लिखकर अनमोल को थमाते हुए कहता है, ये 5 करोड़ का चेक है अनमोल, इसे रख लो। तुम जानते हो मैं ऐसे ही किसी से कोई चीज नहीं लेता, और मैं तुमसे वादा करता हूँ अनमोल कि जिंदगी में कभी तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं उसे देने में पीछे नहीं हटूंगा। अनमोल यशवर्धन का चेक लेने से मना कर रहा होता है। तभी यशवर्धन जबरदस्ती वो चेक राघवेंद्र को थमाते हुए कहता है, ये रख लीजिए राघवेंद्र जी, इस पर आपका हक है। यशवर्धन की बात सुन राघवेंद्र वो चेक अपने हाथ में थाम लेता है और अनमोल से कहता है, अनमोल, अब यशवर्धन इतना कह रहे हैं तो उनकी बात हमें रखनी चाहिए। तभी यशवर्धन घर से बाहर जाते हुए सभी से कहता है, अब आप सब लोग मुझे इजाजत दीजिए, मैं निकलता हूँ। उस वक्त सभी के आंखों में यशवर्धन के लिए घृणा नहीं बल्कि इज्जत होती है। अनमोल और राघवेंद्र से बात कर यशवर्धन वहां से निकल जाता है। यशवर्धन के वहां से जाते ही राघवेंद्र अपनी मुट्ठी बीचते हुए कहते हैं, तो इतने सालों से असली गुनहगार मेरी आंखों से छुपा बैठा था, असली गुनहगार मेरा मुलाजिम मदन गुप्ता था। सर हिलाते हुए अनमोल राघवेंद्र के कंधे पर हाथ रखता है और धीमी आवाज में उसे कहता है, जी हाँ पापा, आप नहीं जानते कि वो मदन गुप्ता कितना द्रुत किस्म का इंसान है, कितनी मक्कारी भरी हुई है उसके सीने में। हमें बर्बादी के दलदल में ढकेलकर वो मदन गुप्ता खुद काफी आगे बढ़ गया और हमें सालों तक मुफलिसी और गरीबी में जीना पड़ा। उसी मदन गुप्ता के कारण मेरा बचपन खराब हुआ, उसी मदन गुप्ता के कारण आपकी बदनामी हुई
आपका कारोबार छीन गया, आपकी जिंदगी खराब हो गई। मदन गुप्ता ने जो कुछ भी किया है उसे उसके कर्मों का फल मिलकर ही रहेगा। इतना कहकर अनमोल वहां से अपने कमरे में चला जाता है। हैदराबाद के पुराने शहर के एक बड़े पर पुराने मकान में एक खूबसूरत सी हसीना बड़े झूले पर बैठी झूल रही होती है। उसके माथे पर बड़ी सी बिंदी उसके खूबसूरती को चार चांद लगा रही होती है। उसके कानों में लगे सोने के बने सांप के झुमके उसके चरित्र को विचित्र रूप से दर्शा रहे होते हैं। खूबसूरती की बला वो अपने दो आदमियों के बीच में झूले में बैठी हुई होती है। तभी वो हसीना अपने पास खड़े एक आदमी से पूछती है, लखन, कौन आया है अभी मेरे दरवाजे पर? किसे पैसों की जरूरत पड़ी है? लखन उस औरत से कहने लगता है, नागिन भाभी, अफजलगंज पर एक आदमी रहता है, सतीश नाम का। वो अपने दोस्त के साथ आपसे ब्याज पर पैसे लेने आया है। कह रहा था काफी जरूरत है उसे पैसों की। 10% ब्याज पर आपसे पैसे लेने के लिए मान गया है वो। लखन की बात सुनकर नागिन भाभी कहने लगती है, नागिन भाभी का तो काम ही है ब्याज भट्टे पर पैसे चढ़ना। सारी चीजें समझा दी ना उसे। अगर पैसे नहीं दिए तो ब्याज के साथ साथ जुर्माना भी लगेगा, काफी बड़ा जुर्माना। लखन अपना सिर हिलाते हुए कहता है, सब समझा दिया नागिन भाभी उसे। सारी जांच भी कर ली है मैंने उस सतीश की। लखन की बात सुनकर नागिन भाभी उसे हाथ के इशारे से सतीश और उसके दोस्तों को अंदर लाने के लिए कहती है। नागिन भाभी का इशारा पाकर लखन बाहर की ओर जाता है सतीश को लेने के लिए। कुछ ही पल बाद लखन सतीश और उसके दोस्तों को नागिन भाभी के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। तभी नागिन भाभी ऊपर से नीचे तक उन दो शख्स को देखने लगती है, जिनमें से एक शख्स कोई और नहीं बल्कि अपने चेहरे पर नकली मूंछ लगाए भेस बदले हुए सलीम होता है। सलीम नागिन भाभी के आगे हाथ जोड़े कहता है, मेरा नाम सतीश है नागिन भाभी, काफी सुना है हमने आपके बारे में। बहरूपिया बनकर क्यों आया है सलीम नागिन भाभी के यहाँ, और भविष्य में क्या जोया और अनमोल हो पाएंगे एक, जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सलीम और उसका दूसरा पुलिस साथी रेड्डी नागिन भाभी के घर पर भेस बदलकर आ खड़े होते हैं। जैसे ही सलीम नागिन भाभी के सामने खड़ा होकर उसे बातें कर रहा होता है, तभी नागिन भाभी अपनी निगाहें सलीम पर फिराते हुए कहती है, सतीश, कहाँ के रहने वाले हो? हैदराबाद के या फिर कहीं और गांव से आए हो? सलीम नागिन भाभी से कहता है, अरे नहीं मैडम जी, हम यहाँ बाहर से नहीं आए, यहाँ की ही हैं, हैदराबाद के। हमारी पैदाइश यहाँ की मैडम जी, हमारे बाबा यहाँ के, हमारे अम्मा यहाँ की, और तो और हमारा पूरा खानदान भी यहाँ का। सलीम की बात सुनकर नागिन भाभी उसे कहती है, ठीक है, पर तुम ये बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? उंगलियों पर गिनती गिनते हुए सलीम अपने पास खड़े रेड्डी से कहने लगता है, मेरे छोटे बहन की घर भरोनी को मैं 30,000 तो भी देना, और मेरी बड़े बहन को उसके बच्चे की चिट्ठी के लिए मैं 50,000 तो देना ही देना। पूरे 80 होना मैडम। अरे नहीं नहीं, 80 लिया तो मेरे को क्या बचता? ऊपर के खर्चे को मेरे को भी कुछ पैसा होना ना। मेरे को कारोबार के लिए थोड़ा पैसा भी लगाने का है जी, पिछले महीने काफी लॉस हुआ मेरा। सलीम की बात सुनकर रेड्डी उसे कहने लगता है, एक काम कर सतीश, एक पीस ले ले। अपना सिर हिलाते हुए सलीम नागिन भाभी से कहता है, हाँ मैडम, 1,20,000 दे दो अभी। सलीम की बात सुनकर नागिन भाभी लखन को इशारा कर देती है। इशारा पाकर लखन वहां से पैसे लेने चला जाता है। तभी नागिन भाभी समझाते हुए सलीम से कहती है, पता है ना, जितने भी पैसे लो उस पर 10% ब्याज लगता है। तुमने तो 1,20,000 लिया है, हर महीने के तुम्हारे 12,000 ब्याज के रूप में बनते हैं। याद रहे, महीने की पहली तारीख को मेरे पास तुम्हारे ब्याज के पैसे आ जाने चाहिए। अगर पैसे नहीं आए तो अगले महीने 10,000 जुर्माने के रूप में लगेंगे। अपना सिर हिलाते हुए सलीम नागिन भाभी से कहता है, आपके कायदे कानून मुझे क्या, पूरे हैदराबाद को पता है मैडम जी, और मैं आपको पहले ही बता देता, ये 12,000 का लोचा महीने का महीना मेरे को नहीं मांगता जी। मैं हर 2 दिन को आएगा, आपके पैसे देकर जाएगा। महीने का 12,000 हर 2 दिन मतलब 800 रुपए होता। मैं हर 2 दिन को आता और आपके ब्याज के 800 रुपए आपको देकर जाता। सलीम की बात सुनकर नागिन भाभी उससे पूछती है, क्या महीने में पैसे देने में क्या तकलीफ है? नागिन भाभी को समझाते हुए सलीम उसे कहता है, बहुत बड़ी तकलीफ है जी। मैं एक छोटा मोटा सब्जी का ठेला चलाता हूँ, मेरी रोज की आमदनी, मेरा कोई जॉब नहीं, बड़ा कारोबार नहीं, और ऊपर से अपने हाथ में बड़ी खुजली, पैसा आते ही उड़ जाता। इसलिए रोज का पैसा आता तो मैं रोज का रोज लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता।
अगर महीने के एंड में मेरे को पैसे नहीं बचे या मैं एक्स्ट्रा खर्चा कर लिया तो फिर मैं आपका जुर्माना भी भरना, इसीलिए हर 2 दिन को मैं आता और पैसे देकर जाता। सोचते हुए नागिन भाभी सलीम से कहती है, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, मुझे पैसे आने से मतलब है, चाहे वो 2 दिन में आए या महीने में। और जो पैसे तुम दोगे लखन से डायरी में लिखवा लेना और खुद साइन कर देना, मैं हिसाब की बड़ी पक्की हूँ। ठीक उसी वक्त लखन वहां आता है और सलीम के हाथ में पैसों की गड्डियां थमाते हुए कहता है, ये पूरे 1,20,000 रुपए हैं, जितना तुमने मांगा था। पैसे हाथ में लिए सलीम नागिन भाभी को सलाम करते हुए कहने लगता है, थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। आपको देखकर मुझको मदर इंडिया पिक्चर की याद आ गई जी, थैंक यू वेरी मच। सलीम और रेड्डी नागिन भाभी को सलाम करते हुए वहां से निकल जाते हैं। नागिन भाभी के घर से निकलकर सलीम दूर एक इलाके में आकर चाय के ठेले पर रेड्डी के साथ रुकता है। अपनी नकली मूंछ निकालते हुए सलीम चाय वाले से कहता है, उस्ताद 2 लाइट चाय तो बनाना। तभी सलीम को देखते हुए रेड्डी उससे पूछता है, मुझे एक बात समझ नहीं आई सर, नागिन भाभी के घर पर हमने अपने 2 कांस्टेबल सिविल ड्रेस में लगा रखे हैं, तो फिर हमें उसके पास भेस बदल कर जाने की क्या जरूरत थी। उसी वक्त एक आदमी सलीम और रेड्डी को चाय के कप लाकर उन्हें थमा देता है। चाय की चुस्की लेते हुए सलीम रेड्डी को जवाब देते हुए कहता है, अगर इन नागिन अजगर को अपने बिल से निकालना है तो इनके करीब रहकर इनके सामने बीन बजानी होगी, दूर रहकर नहीं। जितना हम दुश्मन के करीब रहेंगे उतना ही हमें उनकी ये जानकारी मिलेगी। सलीम की बात समझते हुए रेड्डी उससे कहता है, वो सब तो ठीक है सर, अगर नागिन भाभी के लोग अगर आपकी सब्जी का ठेला ढूंढते हुए आ गए और आप वहां नहीं मिले तो आप क्या करोगे। वैसे भी नागिन भाभी का स्पेशल कनेक्शन है उस असगर से, इसीलिए वो ज्यादा ही सतर्क रहेगी सभी चीजों में। चाय की चुस्की लेते हुए सलीम रेड्डी से कहता है, आज तक कितने रूप बदले हैं मैंने रेड्डी, किसी को पता चला है। जब भी मैं भेस बदलता हूँ तो अपने पीछे का बैकग्राउंड इतना सॉलिड रखता हूँ कि लोगों को कानों कान खबर ही नहीं होती। सतीश की जो आइडेंटिटी मैंने नागिन भाभी के आगे चुनी है उसका बहुत अच्छे से इंतजाम किया है मैंने। अगर नागिन भाभी के लोग मेरे यानी सतीश के सब्जी के ठेले पर भी पहुंचे हैं तो वहां पर मेरा एक लड़का बैठा हुआ होगा जो कहेगा कि मैं किसी दूसरे काम से गया हूँ। हम पुलिस वाले के लिए ये चीज तो बड़ी मामूली सी बात होती है रेड्डी, बस इन सांपों के खानदान को पकड़ना बाकी है जो अपने जहर से इस शहर को खोखला कर रहे हैं। कुछ ही देर में सलीम अपनी चाय खत्म कर रेड्डी के साथ वहां से अपने दूसरे काम के लिए निकल जाता है। रात के 10 बज रहे होते हैं। अनमोल अपने बिस्तर पर लेटा जोया के ख्यालों में खोया हुआ रहता है। उसे अपनी आंखों की आगे जोया नजर आ रही होती है। तभी अनमोल परेशान होते हुए विचार करते हुए अपने आप से कहने लगता है, 6 बजे से अब तक ना जाने जोया को कितने कॉल किए, पर वो है कि मेरा फोन तक नहीं उठा रही। कोर्ट में मैं जीत गया हूँ, यशवर्धन ने पापा से माफी भी मांग ली। ये बात कहने का मुझे तुझसे कितना मन कर रहा है जोया। जरूर जोया अपनी शादी का झूठा बहाना बनाकर मुझसे दूर भाग रही है। पता नहीं वो ऐसा व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रही है, इसका पता मुझे लगाना ही होगा। बस एक बार जोया के अब्बू की उलझन सुलझ जाए, तब मैं इस बारे में जोया से सारी बात करूंगा। अनमोल अपने आप से बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसका फोन बज उठता है। तभी बेड पर सो रहा अनमोल जोया का फोन आता हुआ देखकर उत्साह से उठकर बैठ जाता है और फोन उठाकर कहता है, आखिरकार आ ही गई तुझे मेरी याद। काफी रोका होगा ना तूने खुद को मुझसे बात करने के लिए, है ना। अनमोल की बात सुनकर जोया फोन पर कहती है, ज्यादा बकवास मत कर, अब ये बता तेरे कोर्ट का केस का क्या फैसला आया। वही पूछने के लिए कॉल किया है मैंने तुझे, तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं। और पता है तेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी मैं। जोया की बात को रोकते हुए अनमोल कहने लगता है, हाँ हाँ मुझे पता है, तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। तेरी अब्बास से शादी हो रही है, तेरा फोन तेरे अब्बू के पास रहता है वगैरह वगैरह, है ना। चिढ़ते हुए जोया अनमोल से कहती है, मैंने कहा ना तेरी बकवास सुनने के लिए कॉल नहीं किया है, जल्दी बता कोर्ट का क्या फैसला आया है। तभी अनमोल जोया से कहता है, वही हुआ जो होना था, मैं कोर्ट का केस जीत गया। अनमोल की बात सुनते ही जोया खुश होकर कहने लगती है, क्या खबर सुनाई है तूने अनमोल, कोर्ट केस तो जीता है और दिल को तसल्ली मेरी हो रही है। खैर तेरा एक बहुत बड़ा काम तो हो गया, पर पता नहीं सलीम भाई कब उस असगर को पकड़ेंगे और ना जाने कब वो एंटीक मुझे मिलेगा। एक बार वो एंटीक मिल जाए तो मेरी भी टेंशन दूर हो जाएगी। अपना सर हिलाते हुए अनमोल फोन पर कहने लगता है, सही कहा तूने, एक बार वो एंटीक मुझे मिल जाए तो मेरी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। तभी जोया अनमोल से कहती है, एक मिनट, अगर सलीम भाई असगर तक पहुंच गए और वो एंटीक उन्हें मिल गया तो वो एंटीक मैं लेने वाली हूँ।
तू नहीं, समझा? हंसते हुए अनमोल जोया से कहता है, ये मुमकिन ही नहीं है जोया। तुझे पता है कि विक्रम सिन्हा ने मुझ पर कितना भरोसा किया है। मैं उसे ऐसे ही धोखा नहीं दे सकता। जैसे ही वो एंटीक मुझे मिलेगा उसे मैं विक्रम सिन्हा को दे दूंगा। गुस्से में आते हुए जोया अनमोल से कहती है, तेरे लिए मेरे अब्बू से ज्यादा जरूरी विक्रम सिन्हा है। जोया की बात खत्म होते ही अनमोल उसे कहता है, अरे तेरे और तेरे अब्बू से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, पर तेरे प्रॉब्लम का दूसरा सोल्यूशन हम निकाल ही लेंगे ना। एक नाराजगी भरे अंदाज में जोया अनमोल से पूछती है, अच्छा, बता कौन सा दूसरा सोल्यूशन है तेरे पास मेरी मुश्किल का? तभी अनमोल जोया को याद दिलाते हुए कहता है, अरे मंताखी अंजाम ने हमसे कहा था ना, अगर वो एंटीक हमें मिल जाए तो उससे कहना वो हमें एक ऐसा सोल्यूशन बताएगा जिससे कि हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जोया अनमोल की बात सुनकर कहने लगती है, हाँ, पर तुझे वो एंटीक विक्रम सिन्हा को देने के लिए वो नहीं कहेगा। अरे वो जो सोल्यूशन बताएगा तब बताएगा, पर मेरा माइंड फिक्स है। मुझे वो एंटीक चाहिए तो बस चाहिए अनमोल। और वैसे भी दिल्ली अभी दूर है, पहले उस असगर का पता तो लगने दे। हंसते हुए अनमोल जोया से कहता है, सही कहा तूने जोया, बाबा मारेंगे तो बैल बांटेंगे। पहले उस असगर को तो मिलने दे, फिर हम एंटीक का बंटवारा करेंगे। तभी जोया अनमोल से कहती है, चल ठीक है, मेरे अब्बू आए इससे पहले मैं फोन रखती हूँ। चल बाय। जोया को फोन रखता हुआ देख अनमोल उसे कहने लगता है, अरे जोया सुन तो। पर जोया अपना फोन तुरंत ही काट देती है। जोया के फोन रखते ही अनमोल को विक्रम सिन्हा का फोन आता है। घड़ी में वक्त देखते हुए अनमोल सोचते हुए कहता है, ये विक्रम सिन्हा मुझे अभी कॉल क्यों कर रहा है। कब पता चलेगा अनमोल को कि जोया उससे दूर क्यों भाग रही है, और कब पता चलेगा जोया को कि अनमोल उससे कितना प्यार करता है। कब होंगे दोनों एक, जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। जोया से बात कर फोन रखते ही अनमोल को विक्रम सिन्हा का फोन आता है। विक्रम सिन्हा का फोन आता हुआ देख अनमोल हैरान होकर सोचने लगता है, इतनी रात गए विक्रम सिन्हा मुझे कॉल क्यों कर रहा है। तभी अनमोल विक्रम सिन्हा का फोन उठाता है। फोन उठाते ही विक्रम सिन्हा अनमोल से कहता है, इतनी रात गए तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने अनमोल? अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, जी नहीं विक्रम जी, आपने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, मैं बस जग ही रहा था। कहिए क्या बात है। शायद जरूर आपने मुझे नायडू के एंटीक के लिए कॉल किया है, पर मैं आपको बता दूं कि मैं अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए उस एंटीक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। जल्द ही वो एंटीक मेरे हाथ लग जाएगा। अनमोल की बात खत्म होते ही विक्रम सिन्हा उसे कहता है, नहीं अनमोल, मैंने तुम्हें नायडू के एंटीक के लिए कॉल नहीं किया है। मुझे पता है कि तुम अपना काम बखूबी कर रहे होगे। मैंने तो तुम्हें अभी एक जरूरी काम के लिए कॉल किया है। क्या तुम कल सुबह 10 बजे मिलने आ सकते हो मुझे? विक्रम सिन्हा की बात सुनकर अनमोल कहता है, क्यों नहीं विक्रम जी, मैं आपको कल 10 बजे आपके ऑफिस में मिलता हूँ। अनमोल को मना करते हुए विक्रम सिन्हा उसे कहता है, नहीं अनमोल, मेरे ऑफिस में नहीं। मैं तुम्हें अभी एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम मुझे कल वहां आकर मिलना। कल तुमसे मिलकर वही तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें मेरे लिए क्या करना है। विक्रम सिन्हा की बात सुनते हुए अनमोल उसे कहता है, ठीक है विक्रम जी, जैसा आप कहें, कल 10 बजे मैं आपके बताए हुए पते पर पहुंच जाऊंगा। विक्रम सिन्हा से बात कर अनमोल अपना फोन रख देता है और आराम से सो जाता है। सुबह सुबह अनमोल अपने कमरे में तैयार होते हुए आईने में देखकर अपने बालों को कंघी कर रहा होता है। तभी अनमोल घड़ी में वक्त देखते हुए अपने आप से कहता है, 10 बजने ही वाले हैं, मुझे विक्रम जी से मिलने के लिए अभी निकलना होगा वरना मुझे देरी हो जाएगी। जल्दबाजी में अनमोल अपने कमरे से निकलता है। घर से बाहर जाते हुए अनमोल को रास्ते में काजल मिल जाती है। काजल को देखते हुए अनमोल उसे पूछता है, अरे काजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी काजल अनमोल को कमरे के अंदर ले जाते हुए कहती है, कमरे में चलो अनमोल, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे घर वाले हमारे बीच की बातें सुने। इधर उधर देखते हुए अनमोल काजल से कहता है, ठीक है चलो। इतना कहकर अनमोल काजल के साथ अंदर चला जाता है। कमरे में आते ही अनमोल काजल से पूछता है, कहो काजल, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे। काजल नाराज होते हुए अनमोल को गुस्से से कहने लगती है, मुझसे पूछ रहे हो क्या बात है, कितने कॉल किए हैं मैंने तुम्हें, पर तुम हो के फोन नहीं उठा रहे हो मेरा। अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो मुझे साफ साफ बता दो अनमोल, ये सब खेल क्यों खेल रहे हो मेरे साथ। काजल को समझाते हुए अनमोल उससे कहता है, कोई खेल नहीं खेल रहा हूं मैं तुम्हारे साथ। तुम जानती हो ना काजल
इन दिनों मैं कितना बिजी चल रहा हूँ, और मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम नॉर्मल रहा करो, हम दोस्त की तरह भी तो रह सकते हैं ना। अनमोल की बात खत्म होते ही काजल उसे घूर कर देखते हुए कहती है, तुमने मुझे दोस्त की तरह रहने के लिए कहा था, वो मैं रह रही हूँ अनमोल। मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम मेरी बात मानो। तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम मेरे साथ वक्त बिताओगे, पर तुम हो कि मुझसे दूर भागे जा रहे हो। तुम्हें अपने रिश्ते को एक मौका देना ही होगा अनमोल, ऐसे तुम मुझसे जान छुड़ाकर भाग नहीं सकते। काजल की बात सुनकर अनमोल सहम सा जाता है। घबराते हुए अनमोल अपने आप से कहता है, ये अचानक से काजल को क्या हो गया है? मैं इसे अभी कुछ कहूंगा तो ना जाने ये क्या कर बैठेगी। इस वक्त मेरी जिंदगी में तकलीफें थोड़ी कम है कि मैं एक और टेंशन अपने सर पर लेकर बैठ जाऊं। इससे अच्छा है कि मैं काजल को अभी समझा बुझाकर यहाँ से भेज देता हूँ, फिर आराम से सही वक्त देखकर इसे बता दूंगा कि मैं जोया से प्यार करता हूँ, इससे नहीं। अनमोल को देखते हुए काजल चिल्लाकर कहती है, कहो अनमोल, चुप क्यों हो? क्या सोच रहे हो तुम? अपने चेहरे पर एक घबराहट भरी मुस्कान लिए अनमोल काजल से कहता है, देखो काजल, मुझे अभी विक्रम सिन्हा के एक जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ, फिर हम बैठकर आराम से बातें करेंगे। सोचते हुए काजल अनमोल से कहती है, ठीक है, 5 बजे हम कॉफी पीने चलते हैं और फिर उसके बाद तुम मुझे एक अच्छी सी ड्राइव पर ले जाना। सर हिलाते हुए अनमोल काजल से कहता है, ठीक है काजल, मैं तुम्हें ड्राइव पर भी ले जाऊंगा। अब मैं निकलूं, मुझे देरी हो रही है। काजल भी मुस्कुराते हुए अनमोल से कहती है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ निकलती हूँ। काजल और अनमोल कमरे से बाहर निकलते हैं। जैसे ही काजल और अनमोल कमरे से बाहर निकलते हैं, अनमोल कुंदन से टकरा जाता है। उसी वक्त कुंदन से टकराते ही अनमोल का फोन जमीन पर गिर जाता है। अनमोल का फोन जमीन पर गिरते ही काजल उसका फोन उठा लेती है। तभी कुंदन और अनमोल बातों में व्यस्त हो जाते हैं। कुंदन अनमोल से पूछता है, अरे अनमोल, तू कहीं जा रहा है काजल के साथ? दुकान नहीं आ रहा है तू? अनमोल और कुंदन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी काजल अनमोल का फोन खोल लेती है। फोन खोलकर देखने पर काजल को अनमोल के कॉल लिस्ट में जोया के काफी सारे कॉल्स दिखाई देते हैं। उस कॉल लिस्ट को देखते ही काजल गुस्से से भर उठती है। गुस्से में आते हुए काजल अपने मन में कहती है, अनमोल के पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं है, वो बिजी चल रहा है, पर जोया के लिए तो अनमोल के पास वक्त ही वक्त है। उस कॉल लिस्ट को देखकर मानो काजल अंदर से गुस्से से भर उठती है, पर जैसे तैसे कर काजल अपने गुस्से को काबू कर लेती है। तभी अनमोल कुंदन से कहता है, मैं अभी विक्रम सिन्हा के काम के लिए जा रहा हूँ और काजल मुझसे मिलने आई थी, ये भी अभी अपने घर जा रही है। तू दुकान संभाल ले, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं दुकान चला आऊंगा। कुंदन से बात कर अनमोल अपना फोन काजल के हाथ से ले लेता है। अनमोल और काजल वहां से निकल जाते हैं। जाते हुए अनमोल को देखते हुए कुंदन अपने आप से कहता है, वाह मेरे भाई, बड़ी जोरदार नसीब पाई है तूने। हमसे मिलने तो यहाँ एक कुत्ता भी नहीं भटकता और तुझसे मिलने रोजाना 3-3 लड़कियां चली आती हैं। वाह रे ऊपर वाले, किस्मत हो तो अनमोल जैसी। सीटी मारते हुए कुंदन वहां से अपने काम के लिए चला जाता है। 10 बज रहे होते हैं। अनमोल विक्रम सिन्हा के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। पते पर पहुंचकर अनमोल देखता है कि वो एक एंटीक शॉप के बाहर खड़ा हुआ है। एंटीक शॉप के बाहर खड़ा होकर अनमोल बोर्ड पर नाम पढ़ने लगता है, इतिहास एंटीक शॉप। ये विक्रम जी ने मुझे यहाँ इस एंटीक शॉप के पास क्यों बुलाया है? कहीं विक्रम जी ये इस दुकान के एंटीक के साथ साथ ये शॉप तो नहीं खरीद रहे? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ये एंटीक शॉप खरीदेंगे। पता नहीं मुझे उन्होंने यहाँ पे क्यों बुलाया है, और ये विक्रम जी कहाँ रह गए, अभी तक आए क्यों नहीं? इतिहास एंटीक शॉप के बाहर खड़ा अनमोल विक्रम सिन्हा के आने का इंतजार कर रहा होता है। देखते ही देख विक्रम सिन्हा की कार उस दुकान के बाहर आ खड़ी हो जाती है। कार से उतरकर विक्रम सिन्हा सीधे अनमोल के पास आता है। जैसे ही विक्रम सिन्हा अनमोल के पास आता है, अनमोल उसे पूछता है, कहिए विक्रम जी, किस काम के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? कहीं ये एंटीक शॉप आप खरीदने की तो नहीं सोच रहे हैं ना? अनमोल की बात सुनकर विक्रम सिन्हा हंसते हुए कहता है, नहीं अनमोल, डरो मत, ये दुकान खरीदकर मार्केट में अभी तुम्हें कंपटीशन देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं ये शॉप नहीं खरीद रहा। हंसते हुए अनमोल विक्रम सिन्हा से पूछता है, तो किस लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है विक्रम जी? विक्रम सिन्हा इतिहास एंटीक शॉप की ओर देखते हुए अनमोल से कहता है, एक खास काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, इस दुकान के अंदर चलकर बात करें? सर हिलाते हुए अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, ठीक है विक्रम जी, अंदर चलकर सारी बातें करते हैं। तुरंत ही विक्रम सिन्हा उस एंटीक शॉप के अंदर चला जाता है और अनमोल भी उसके पीछे चलने लगता है।
इतिहास एंटीक शॉप में अनमोल के साथ बैठा विक्रम सिन्हा वहां के मालिक सुंदर से अनमोल को मिलाते हुए कहता है, अनमोल, ये इस दुकान के मालिक सुंदर वर्मा है। मैंने सुंदर से एक नायाब ब्रेसलेट खरीदने की सोची है। वो ब्रेसलेट कुतुब अली शाही के जमाने का है। उस जमाने के बादशाह ने ये वो ब्रेसलेट सिर्फ दो ही बनवाए थे, एक अपने लिए और दूसरा अपनी रानी के लिए। दोनों ही ब्रेसलेट एक जैसे दिखते थे, पर दोनों में एक छोटा सा फर्क था। फर्क बस इतना था कि बादशाह का ब्रेसलेट थोड़ा बड़ा है और रानी का ब्रेसलेट थोड़ा छोटा था। सुंदर का ये कहना है कि उसके पास वो रानी का ब्रेसलेट है। जैसे ही मुझे पता चला कि सुंदर के पास इतनी नायाब चीज है, तो मैं यहाँ दौड़ा चला आया उस ब्रेसलेट को खरीदने के लिए। पहले ही सुंदर ने वो बादशाह का ब्रेसलेट ब्रिटिश के किसी बड़े उद्योगपति को भेज दिया था, जिसकी चर्चा अखबारों में भी छपी थी। बादशाह का ब्रेसलेट सुंदर के पास था ही, तो रानी का भी होगा, लेकिन फिर भी मैंने उसे ब्रेसलेट को लाने से पहले तुम्हें दिखाना जरूरी समझा। एक बार देख अनमोल और मालूम कर लो कि वो ब्रेसलेट असली है कि नहीं। विक्रम सिन्हा की बात खत्म होते ही सुंदर अपने मन में सोचने लगता है, मैंने सोचा था विक्रम सिन्हा इस एंटीक को मुझसे बिना कुछ कहे खरीद लेगा, पर मुझे क्या पता था वो इस एंटीक को परखवाने के लिए किसी को अपने साथ ले आएगा। अच्छा हुआ जो विक्रम सिन्हा ने इस लड़के को ले आए ये ब्रेसलेट दिखाने। इस लड़के को क्या पता चलेगा कि ये ब्रेसलेट असली नहीं बल्कि नकली है। मैंने हूबहू असली एंटीक को देखकर ये नकली एंटीक बनवाया है। अगर विक्रम सिन्हा किसी जानकार को लाते इस बच्चे की जगह, तो मेरा विक्रम सिन्हा के हाथों बच पाना मुश्किल होता। मुझे पता है कि विक्रम सिन्हा कुछ भी माफ कर सकता है, लेकिन धोखा नहीं। तभी सुंदर मुस्कुराते हुए रानी का वो ब्रेसलेट अनमोल के आगे रख देता है। क्या होगा जब विक्रम सिन्हा को पता चलेगा कि सुंदर उससे झूठ कह रहा है, और क्या काजल के साथ वक्त बिताने जाएगा अनमोल? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। उस ब्रेसलेट को अपने हाथ दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन बैग और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। ब्रेसलेट को अपने हाथ में लिए अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, विक्रम जी, क्या मैं इस ब्रेसलेट को वहां कोने में आराम से बैठकर परख सकता हूँ? अनमोल की बात सुनकर सुंदर उसे कहता है, हाँ हाँ, वहां बैठ जाइए आप और परख लीजिए मेरे इस नायाब एंटीक को। पूरी दुनिया में सिर्फ एक लौता पीस है ये। हीरो और बेशकीमती नागिनों में जड़े हुए उस ब्रेसलेट को अनमोल एकांत में ले जाता है। एकांत में जाकर अनमोल चुपके से अपना जादुई आईना निकालता है और उस ब्रेसलेट को आईने में देखने लगता है। आईने में देखने पर अनमोल को उस ब्रेसलेट का प्रतिबिंब बिल्कुल दिखाई नहीं देता, जिससे अनमोल समझ जाता है कि ये ब्रेसलेट बिल्कुल नकली है। उस ब्रेसलेट को परख कर अनमोल विक्रम सिन्हा के पास आता है। विक्रम सिन्हा के पास आकर अनमोल उसे कहता है, विक्रम जी, ये ब्रेसलेट असली नहीं है। ये तो लगता है उस असली ब्रेसलेट को देखकर उसकी कॉपी बनाई गई है। अनमोल की बात सुनकर वहां बैठा विक्रम सिन्हा गुस्से से सुंदर की ओर देखने लगता है। सुंदर की ओर देखते हुए विक्रम सिन्हा गुस्से से उसे कहता है, तुम जानते हो ना सुंदर, मुझे धोखेबाजी से कितनी नफरत है। तुमने मुझे धोखा देने की सोची। डरते हुए सुंदर अपना सर हिलाता है और कहता है, नहीं नहीं विक्रम जी, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। इस लड़के को एंटीक की परख नहीं है, ये आपसे झूठ कह रहा है। विक्रम सिन्हा सुंदर की बात सुनकर हंसने लगता है, पर अचानक से विक्रम सिन्हा अपनी जेब से गन निकालता है और गुस्से में आते हुए सुंदर से कहता है, मुझे दगाबाजी करने की सोच रहे थे तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? विक्रम सिन्हा को गन निकालता हुआ देखकर सुंदर डर के मारे कांपने लगता है। कांपते हुए सुंदर अपने मन में कहता है, पैसों की लालच में मैंने ये क्या कर दिया विक्रम जी? मुझे आपसे दगाबाजी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। विक्रम सिन्हा का ये रूप देखकर पास खड़ा अनमोल भी हैरान हो जाता है। तभी अनमोल विक्रम सिन्हा को शांत कराते हुए कहता है, शांत हो जाइए विक्रम जी, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही नहीं है। आप आराम से शांत दिमाग से काम लीजिए। पहले तो आप अपनी गन अंदर रखिए। अनमोल की बात सुनकर विक्रम सिन्हा अपनी गन वापस जेब में रख लेता है। तभी विक्रम सिन्हा सुंदर से कहता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ सुंदर, जो तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। अब मुझे तुम्हारे मुंह से सिर्फ सच्चाई के अलावा कुछ नहीं सुनना है। मुझे बताओ कि ये असली ब्रेसलेट तुम्हारे पास है या तुमने इसे बेच दिया? डरते हुए सुंदर विक्रम सिन्हा से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए विक्रम जी, अब मैं जो भी आपसे कहूंगा सच कहूंगा। आपने इतिहासकारों से सुना होगा कि बादशाह ने उस जमाने में ऐसे दो ही नायाब ब्रेसलेट बनवाए थे, अपने लिए और अपनी रानी के लिए। पर एक अरसे से मेरे खानदान के पास ये एंटीक रखे हुए हैं, पर मेरे पास रानी का जो ब्रेसलेट है वो नहीं है।
मेरे पास सिर्फ एक ही ब्रेसलेट था उस बादशाह का, जिसे मैंने पिछले साल ब्रिटिश के एक उद्योगपति को बेच दिया था। उस ब्रेसलेट के हूबहू दिखने वाला मैंने एक दूसरा ब्रेसलेट बनवाया। ये वही ब्रेसलेट है जो आपके लड़के ने परख कर कह दिया कि ये नकली है। हाथ जोड़ते हुए सुंदर विक्रम सिन्हा से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए विक्रम जी, मुझसे गलती हो गई। आइंदा में ऐसी गलती किसी के साथ नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गुस्से में आते हुए विक्रम सिन्हा सुंदर से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी अनमोल बीच में विक्रम सिन्हा से कहता है, गुस्सा छोड़ दीजिए विक्रम जी, इन्हें अपनी गलती का पछतावा हो चुका है। मेरी बात मानिए, अब इस मामले को यहीं रफा दफा कर दीजिए। अनमोल की बात सुनकर विक्रम सिन्हा एक गहरी सोच में चला जाता है। सोचते हुए विक्रम सिन्हा कहता है, ठीक है, तुम कहते हो अनमोल, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। इतना कहकर विक्रम सिन्हा दुकान के बाहर जाने लगता है। दुकान के अंदर बैठा सुंदर अनमोल से कहता है, थैंक यू भाई, जो आपने मुझे बचा लिया। सुंदर की बात सुनकर अनमोल भी दुकान के बाहर जाने लगता है। दुकान के बाहर जाते हुए अनमोल को अपने जेब में काफी गर्माहट सी महसूस होती है। जैसे ही अनमोल नीचे जेब की ओर देखता है, तब उसे अपने जेब से आती हुई आईने की चमक दिखाई देती है। तभी अनमोल समझ जाता है कि उसका आईना उसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है। अपने आईने का संदेश पाकर अनमोल तुरंत ही कोने में चला जाता है। कोने में जाकर अनमोल जैसे ही अपने आईने को बाहर निकालता है, उसका आईना काफी तेजी से चमक रहा होता है। जैसे ही अनमोल अपने जादुई आईने में देखने लगता है, तभी अनमोल को अपने आईने में दिखाई देती है एक खूबसूरत सी औरत की मूर्ति। वो मूर्ति मिट्टी की बनी हुई होती है। उस मिट्टी की मूर्ति के अंदर अनमोल को एक ब्रेसलेट दिखाई देता है। ये वही ब्रेसलेट होता है जो विक्रम सिन्हा को चाहिए होता है। उस मूर्ति के अंदर ब्रेसलेट को देखकर अनमोल समझ जाता है कि असली वाला ब्रेसलेट उसी मूर्ति के अंदर रखा हुआ है। उस मूर्ति को अपने जादुई आईने में देखकर अनमोल तुरंत ही अपना आईना वापस जेब में रख लेता है। आईने को जेब में रखकर अनमोल सोचते हुए अपने आप से कहता है, इस मूर्ति को मैंने कहीं देखा है, पर कहां? उसी वक्त अनमोल को याद आता है कि उसने वो मूर्ति सुंदर की दुकान के एक कोने में रखी हुई देखी थी। तुरंत ही अनमोल दुकान के बाहर निकलता है और विक्रम सिन्हा की ओर चला जाता है। विक्रम सिन्हा अपने कार के बाहर अनमोल के आने का इंतजार कर रहा होता है। अनमोल को अपनी ओर तेजी से आता हुआ देख विक्रम सिन्हा उसे कहता है, कहाँ रह गए थे तुम अनमोल? मैं तुम्हारा कब से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। मुझे तो वो चीज मिली ही नहीं जिसके लिए मैं यहाँ आया था। लगता है मेरी वजह से तुम्हारा भी वक्त बर्बाद हो गया है। तभी अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, कोई वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं हुआ है विक्रम जी, और आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकती है। अनमोल की बात सुनकर विक्रम सिन्हा हैरान हो रहा होता है। ताज्जुब करते हुए विक्रम सिन्हा अनमोल से पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो अनमोल? मुझे जो चीज चाहिए वो मुझे मिल सकती है, और कैसे? मुझे वो ब्रेसलेट चाहिए और वो सुंदर के पास है ही नहीं, फिर मुझे वो चीज कैसे मिलेगी? विक्रम सिन्हा की बात सुनकर अनमोल उसे कहता है, क्या आप मेरे साथ अंदर चलेंगे विक्रम जी? ज्यादा नहीं, मैं आपके सिर्फ 5 मिनट ही लूंगा। अनमोल की बात सुनकर विक्रम सिन्हा उसके साथ दुकान के अंदर चला जाता है। अपनी दुकान में विक्रम सिन्हा को आता हुआ देख सुंदर हैबत खाते हुए अपने आप से कहने लगता है, ये विक्रम सिन्हा फिर से मेरी दुकान में क्यों आ रहा है? क्या इसने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? कहीं ये मुझे मारने तो नहीं आ रहा? काश मैंने भी अपनी सेफ्टी के लिए एक गन खरीदी होती। कम से कम डिफेंड करने के लिए कुछ तो होता मेरे पास। हे भगवान, बचा ले मुझे। दुकान में घबराए बैठा सुंदर विक्रम सिन्हा को अपनी ओर आता हुआ देख डर रहा होता है। तभी अनमोल के साथ विक्रम सिन्हा दुकान के अंदर आ जाता है और अनमोल से पूछता है, अब कहो अनमोल, क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, विक्रम जी, वो असली ब्रेसलेट इसी दुकान में मौजूद है। अनमोल की बात सुनकर सुंदर ताज्जुब करते हुए कहता है, मेरी दुकान में वो दूसरा ब्रेसलेट मौजूद है और मुझे ही नहीं पता? ये कैसे हो सकता है? कसम खाकर कह रहा हूँ विक्रम जी, अगर इस बार मैं झूठ कह रहा हूँ ना, तो आप अपनी गोली से मुझे उड़ा ही देना। पूरी दुकान छान मार लीजिए, अगर कहीं भी आपको ब्रेसलेट मिल जाए तो आप जो मुझे सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ कि वो ब्रेसलेट मेरे पास नहीं है। विक्रम सिन्हा अचानक से असमंजस की स्थिति में आ जाता है, मानो उससे समझ नहीं आ रहा होता कि कौन उससे सच कह रहा है और कौन उससे झूठ। तभी विक्रम सिन्हा अनमोल की विश्वास भरी आंखों में देखते हुए उससे पूछता है, मुझे तुम पर यकीन है अनमोल, बोलो कहाँ है वो ब्रेसलेट इस दुकान में? तभी अनमोल उस मूर्ति की ओर इशारा करता है जो उसने अपने आईने में देखी होती है। उस मूर्ति की ओर इशारा करते हुए अनमोल सुंदर से कहता है, वो मूर्ति दिख रही है, वो मुझे दो। सुंदर उस मूर्ति को अपने हाथ में लेता है और अनमोल को देते हुए कहता है, संभाल कर,
ये मूर्ति बहुत पुरानी है। ये मत समझना कि सिर्फ चूने मिट्टी की बनी हुई है। कुतुब शाही के जमाने की है। मिट्टी की मूर्त है, पर काफी पुरानी होने के कारण इसका जबरदस्त मोल है। उस मूर्ति को अपने हाथ में लेकर अनमोल सुंदर से पूछता है, कितने की बेच रहे हो ये मूर्ति? सुंदर अनमोल से कहता है, 10 लाख रुपए में। जवाब में अनमोल सुंदर से कहता है, 12 लाख दे रहा हूँ इस मूर्ति के मैं तुम्हें। तुरंत ही अनमोल अपनी जेब से एक चेक निकालता है और सुंदर को लिख कर देते हुए कहता है, ये लो 12 लाख रुपए का चेक, अब ये मूर्ति मेरी हुई। अनमोल को मूर्ति खरीदते हुए देख विक्रम सिन्हा अचरज में पड़ जाता है। तभी विक्रम सिन्हा अनमोल से पूछता है, कहाँ अनमोल, तुम मुझे वो ब्रेसलेट दिलाने आए थे और कहाँ तुम अब ये मूर्ति खरीद रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। विक्रम सिन्हा की बात खत्म होते ही अनमोल उस मूर्ति के हाथ को तोड़ देता है। उस मूर्ति के हाथ को तोड़ते ही वहां खड़ा विक्रम सिन्हा और सुंदर हैरान हो जाते हैं। विक्रम सिन्हा और सुंदर को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर अनमोल ने मूर्ति तोड़ी ही क्यों। देखते ही देख अनमोल उस मूर्ति के टूटे हुए हाथ से एक ब्रेसलेट निकालता है। उस ब्रेसलेट को विक्रम सिन्हा को दिखाते हुए अनमोल कहता है, इस चीज के लिए आप यहाँ आए थे ना विक्रम जी, इसी ब्रेसलेट के लिए। ये देखिए, रानी का वो ब्रेसलेट यहीं इस दुकान में मौजूद है। अनमोल के हाथ में उस ब्रेसलेट को देखकर सुंदर दंग रह जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी ताज्जुब करते हुए विक्रम सिन्हा अनमोल से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति है जिससे तुम चीजों का पता लगा लेते हो? मुझे बताओ अनमोल, कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये ब्रेसलेट इस मूर्ति में रखा हुआ है? मूर्ति में रखे ब्रेसलेट के बारे में सवाल पूछने पर क्या कहेगा अनमोल विक्रम सिन्हा से? कब पहुंचेगा सलीम असगर तक और कहानी लेगी कौन सी अगली दिलचस्प मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। उस मिट्टी की मूर्त को खरीदकर अनमोल जैसे ही उसे तोड़ता है, तभी उस मूर्त से वो ब्रेसलेट निकलता है जिसे खरीदने की इच्छा से विक्रम सिन्हा सुंदर की दुकान पर आया था। अनमोल के हाथ में उस ब्रेसलेट को देखकर विक्रम सिन्हा मानो स्तब्ध रह जाता है। विक्रम सिन्हा को समझ नहीं आ रहा होता कि अनमोल ने कैसे पता किया कि उस मूर्ति के अंदर एक ब्रेसलेट छुपा हुआ है। उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में लिए अनमोल विक्रम सिन्हा के पास जाते हुए कहता है, आप क्या समझ रहे हो विक्रम जी कि मेरे पास कोई जादुई शक्तियां हैं जिसे मैंने इस्तेमाल कर इस ब्रेसलेट का पता लगाया है? सुंदर की ओर देखते हुए विक्रम सिन्हा कहता है, तुमने ब्रेसलेट का पता कैसे लगाया वो तो मैं तुमसे बाद में पूछूंगा। पहले मुझे इस सुंदर से निपटने दो अनमोल। इसने फिर से मुझसे झूठ कहा है कि उसके दुकान में ये एंटीक नहीं है। अपनी आंखों में क्रोध लिए विक्रम सिन्हा सुंदर की ओर बढ़ रहा होता है। सुंदर विक्रम सिन्हा को अपनी ओर आता हुआ देखकर उसकी टांगें कांप रही होती है। जैसे ही विक्रम सिन्हा सुंदर के करीब पहुंच जाता है, तभी अनमोल बीच में आते हुए कहता है, शांत हो जाइए विक्रम जी, इस बार सुंदर बिल्कुल सही कह रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि इस दुकान में ये असली ब्रेसलेट मौजूद है। ताज्जुब करते हुए विक्रम सिन्हा कहने लगता है, ये क्या कह रहे हो तुम अनमोल? इसी के दुकान में कैसे इसे नहीं पता होगा इस ब्रेसलेट के बारे में? कसम खाते हुए सुंदर विक्रम सिन्हा से कहता है, ये लड़का सही कह रहा है विक्रम सर, मैं कसम खाकर कहता हूँ मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे इस दुकान में ये ब्रेसलेट मौजूद है। अपना सर ना में हिलाते हुए विक्रम सिन्हा कहने लगता है, मुझे तुम पर यकीन नहीं है सुंदर। तभी अनमोल सुंदर का बचाव करते हुए विक्रम सिन्हा से कहता है, नहीं विक्रम जी, सुंदर बिल्कुल सही कह रहा है। आप भी जरा सोचकर देखिए, मैंने सुंदर से ये मूर्ति 12 लाख में खरीदी है। अगर सुंदर को ब्रेसलेट के बारे में पता होता तो वो मुझे ये मूर्ति कभी भी इतने कम दाम में नहीं बेचता। तभी अपनी सफाई में सुंदर कहने लगता है, बिल्कुल सही कह रहा है ये लड़का विक्रम जी। अगर सच में मुझे इस मूर्ति में छुपे ब्रेसलेट के बारे में पता होता तो मैं इस मूर्ति को करोड़ों में बेचता। विचार करते हुए विक्रम सिन्हा कहने लगता है, हाँ अनमोल, तुम सही तो कह रहे हो। लगता है इस सुंदर को भी इस मूर्ति में छुपे ब्रेसलेट के बारे में नहीं पता था। अनमोल को गौर से देखते हुए सुंदर कहता है, कहां से पकड़कर लाए हो विक्रम जी इस लड़के को? इसके आगे तो बाज की नजर फेल है। मैंने तो इसे एक मामूली सा लड़का समझा था, पर ये तो उस्तादों का भी उस्ताद निकला। मेरी दुकान में क्या है, मुझसे ज्यादा तो इसे पता है। सुंदर की बात सुनकर विक्रम सिन्हा के चेहरे पर एक हंसी आ जाती है। हंसते हुए विक्रम सिन्हा कहने लगता है, सही कह रहे हो सुंदर तुम। अनमोल की नजर के आगे तो बाज की नजर भी फेल हो जाती है। तभी विक्रम सिन्हा गंभीर होते हुए अनमोल की ओर देखता है और उससे पूछता है, अब मुझे ये बताओ अनमोल कि तुम्हें इस मूर्ति के अंदर ब्रेसलेट रखा हुआ था, ये कैसे पता चला?
जिज्ञासा भरी निगाहों से सुंदर और विक्रम सिन्हा अनमोल के जवाब का इंतजार कर रहे होते हैं। अनमोल दोनों को समझाते हुए कहता है, आप कह रहे थे ना विक्रम जी कि मेरे पास ऐसी कौन सी जादुई शक्ति है जिससे मैंने इस ब्रेसलेट का पता लगाया। हाँ, मेरे पास एक जादुई शक्ति तो है। अनमोल की इस बात को सुनकर वहां खड़े विक्रम सिन्हा और सुंदर दोनों दंग रह जाते हैं। विक्रम सिन्हा को देखते हुए अनमोल कहने लगता है, अब जानना चाहते हो मेरी उस जादुई शक्ति के बारे में? मेरी उस जादुई शक्ति का नाम है ज्ञान। ज्ञान से बड़ी कोई भी शक्तिशाली चीज नहीं होती है विक्रम जी। इंसान के पास ज्ञान हो तो वो अपने से भी ताकतवर जीव को बंदी बना सकता है, और ज्ञान मिलता है पुस्तकों को पढ़ने से, शोध करने से। मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें इन दोनों ब्रेसलेट के बारे में जिक्र मौजूद था। उस किताब के हिसाब से कई लोगों का मानना था कि रानी के मरने के बाद बादशाह ने उस ब्रेसलेट को कहीं दबा दिया था। जब मेरी नजर इस मूर्ति पर पड़ी तो मुझे समझ आया कि जरूर उस बादशाह ने ये ब्रेसलेट रानी के मूर्ति में रख दिया होगा, क्योंकि ये मूर्ति भी उसी राजा ने बनवाई थी। अनमोल की बात सुनकर विक्रम सिन्हा और सुंदर दंग रह जाते हैं। अनमोल की पीठ थपथपाते हुए विक्रम सिन्हा कहता है, वाह अनमोल वाह, तुम्हारे ज्ञान की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तभी अनमोल उस ब्रेसलेट को विक्रम सिन्हा के हाथ में थमाते हुए कहता है, ये लीजिए विक्रम जी, जिस चीज को मैंने आपको दिलाने का वादा किया था वो मैं आपको सौंप रहा हूँ। अनमोल को हैरानी भरी नजरों से देखते हुए विक्रम सिन्हा कहता है, पर मैं ये ब्रेसलेट कैसे ले सकता हूँ? इसे तो तुमने अपने पैसे देकर खरीदा है। अनमोल विक्रम सिन्हा से कहता है, आप मुझे मेरे 12 लाख दे देना विक्रम जी, पर जिस चीज का मैंने आपसे वादा किया था वो तो मैं पूरा करके ही रहूंगा ना, और वैसे भी इसी काम के लिए आप मुझे पैसे दे रहे हैं। मुस्कुराते हुए विक्रम सिन्हा अनमोल के साथ सुंदर की दुकान के बाहर जा रहा होता है। तभी सुंदर विक्रम सिन्हा के पीछे आते हुए कहता है, विक्रम सर, अगर आप मुझे इस एंटीक के पैसे दे देते तो अच्छा होता। सुंदर की बात सुनते ही विक्रम सिन्हा उसे घूर कर देखता है और कहता है, अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं करते तो मैं तुम्हें पैसे जरूर दे देता। अब इस चीज पर मेरा हक है और इस चीज के लिए मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। विक्रम सिन्हा की बात सुनकर सुंदर का मुंह मायूसी से भर उठता है। इतना कहकर विक्रम सिन्हा उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में लिए दुकान से बाहर निकल जाता है। तभी अनमोल को देखते हुए सुंदर कहता है, अनमोल भाई, आप कहकर दिलवा दो ना मुझे विक्रम सिन्हा से पैसे। जवाब में अनमोल सुंदर से कहता है, माफ करना सुंदर, जितना मैं आपके लिए कर सकता था मैंने किया। अब आप अगर धोखा नहीं देते तो शायद अभी आपको उस ब्रेसलेट के पैसे मिल जाते। वो कहते हैं ना, अगर किसी और के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप ही उसमें गिरोगे। सुंदर से अपनी बात कहकर अनमोल वहां से निकल जाता है। अनमोल को जाता हुआ देखकर सुंदर खुन्नस में आते हुए कहता है, तू भी किसी न किसी दिन गड्ढे में गिरेगा जरूर अनमोल, और तब मैं तुझे देखूंगा कि तू उस गड्ढे से कैसे बाहर निकलता है। बेचैन होते हुए काजल घड़ी में वक्त देखते हुए अनमोल के फोन के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी फोन अपने हाथ में लेते हुए काजल कहने लगती है, अनमोल ने मुझसे शाम को 5 बजे मिलने के लिए कहा था। 5 तो बज चुके हैं पर अनमोल ने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया। शायद बिजी होगा, अभी करता ही होगा। बेचैन होते हुए काजल इधर से उधर टहल रही होती है और अनमोल के फोन का इंतजार कर रही होती है। 1 घंटे बीतने के बाद भी काजल को अनमोल का फोन नहीं आता। तभी गुस्से में आते हुए काजल अपने आप से कहती है कि अनमोल ने मुझे अभी तक कॉल क्यों नहीं किया, इसे अभी जाकर देखती हूँ, जरूर वो अपनी दुकान पर होगा। अपना बैग उठाकर काजल अनमोल के दुकान की ओर निकल जाती है। द ग्रेट इंडियन एंटीक शॉप के बाहर खड़ी काजल अनमोल की दुकान की ओर देख रही होती है, जहां काजल को अनमोल आराम से बैठा हुआ दिखाई देता है। तभी काजल अपने बैग से फोन निकालती है और अनमोल को कॉल लगाते हुए कहती है, हेलो अनमोल, क्या कर रहे हो? तभी अनमोल काजल से कहता है, कुछ नहीं काजल, बस दुकान पर बैठा हुआ हूँ। विक्रम सिन्हा के काम से बाहर जो गया था। मुझे पता है कि मैंने तुमसे मिलने का वादा किया था, पर काम इतना था कि तुमसे मिलना हुआ ही नहीं। सोचते हुए काजल अनमोल से कहती है, अच्छा तो तुम बिजी थे, अभी दुकान आए हो, ठीक है, तो क्या अभी हम बाहर घूमने चल सकते हैं? अनमोल काजल से कहता है, नहीं काजल, मुझे अभी दुकान पर कुछ जरूरी काम है और अभी दुकान पर ग्राहक भी काफी है। मैं तुमसे बाद में फ्री होकर बात करता हूँ, बाय। अनमोल के फोन रखते ही काजल झल्लाते हुए कहने लगती है, ग्राहक है? तुम्हारी दुकान पर तो कोई ग्राहक नहीं है अनमोल। तुम मुझसे दूर उस सोया की वजह से हो रहे हो ना, ये तुम सही नहीं कर रहे हो मेरे साथ। तभी गुस्से में काजल द ग्रेट इंडियन एंटीक शॉप के अंदर घुसती है, जहां उसे मुन्ना दिखाई देता है। काजल को देखकर मुन्ना उसे कहता है, अरे काजल दीदी, आइए बैठिए,
क्या लाऊं आपके लिए? ठंडा गरम? अपना सर ना में हिलाते हुए काजल मुन्ना से पूछती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए मुन्ना, पहले मुझे ये बता कि ये जो बाजू के दुकान वाला अनमोल है वो अपनी दुकान पर कब से बैठा है? याद करते हुए मुन्ना काजल से कहता है, दीदी अनमोल भैया तो 2 बजे से अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं। मुन्ना की बात सुनकर काजल का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से तमतमाए दुकान के बाहर जाते हुए कहती है, 2 बजे से अपनी दुकान पर बैठा है और कह रहा था कि मैं बिजी हूँ। ठीक उसी वक्त मदन गुप्ता दुकान के दूसरे कमरे से निकल कर आता है और काजल को देख कहता है, अरे काजल कहाँ जा रही है तू? पर काजल मदन गुप्ता की एक नहीं सुनती, वो दुकान से बाहर निकल जाती है। काजल को यूं जाता हुआ देख मदन गुप्ता मुन्ना से पूछता है, अरे मुन्ना वो ऐसे क्यों चली गई मेरी बेटी? क्या तूने उसे चाय के लिए नहीं पूछा? मुन्ना मदन गुप्ता से कहता है, अरे पूछा साहब, वो बाजू के अनमोल भैया के बारे में पूछताछ कर रही थी। लगता है अनमोल भैया उनसे मिलने नहीं आए इसलिए गुस्से में चली गई। मेरी वजह से नहीं गई है वो। मुन्ना की बात सुनकर मदन गुप्ता गुस्से में आते हुए अपने मन में कहता है, इस अनमोल का तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अब मेरा काम बस लोहिया ही कर सकता है। तभी मदन गुप्ता अपने जेब से फोन निकालता है और दुकान के दूसरी ओर जाते हुए फोन मिलाकर कहता है, हेलो लोहिया, मैं मदन गुप्ता बात कर रहा हूँ, एक जरूरी काम है तुमसे। कौन है ये लोहिया? क्यों कॉल कर रहा है मदन गुप्ता लोहिया को? क्या मदन गुप्ता चला रहा है अनमोल के खिलाफ कोई नई साजिश? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ।